तो कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? आई होप गाइस कि आप अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और खूब पढ़ाई कर रहे होंगे आप लोग दोस्तों। हाँ, और एज अ टीचर दोस्तों हमेशा हमारा यही मन होता है, यही कामना होती है कि आप लोग अच्छे रहें और सेक्शन लें और हमें प्राउड फील कराएं दोस्तों। मिठाई भी खिलाएं, हमें मिठाई का भी पसंद है हम लोगों को। ठीक है ना सर, सब कुछ भैया? ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो आज शुरू करते हैं अपना सेशन। आज का हमारे पास कौन सी इन्फॉर्मेशन है दोस्तों? तो आज की हमारी पहली इन्फॉर्मेशन जो है वो है फ्रॉम द अपॉइंटमेंट सेक्शन से, मतलब रिपोर्ट इंडिसेस हमारे पास नहीं है आज दोस्तों। काफी लोग खुश होने वाले हैं, गिफ्ट है मेरा आप लोग के लिए। जैसे कहा कम पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, हमारी क्लास में कम नहीं पढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। तो गाइस हम लोग क्या बात करेंगे, कौन अपॉइंट कहां पर हुआ दोस्तों। हाँ, फॉर एग्जाम्पल पहली इन्फॉर्मेशन, डॉक्टर वसुधा गुप्ता। ठीक है गाइस, तो डॉक्टर वसुधा गुप्ता जी की हम बात कर रहे हैं दोस्तों। ये अपॉइंट हुई है चार्ज एज प्रिंसिपल डीजी ऑफ द आकाशवाणी, प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ आकाशवाणी दोस्तों। ठीक है, वसुधा गुप्ता जी दोस्तों ये अपॉइंट हुई है प्रिंसिपल डीजी ऑफ द आकाशवाणी। आकाशवाणी गाइस जानते हैं आप लोग, हमने बचपन सुना आकाशवाणी दोस्तों ना। ठीक, तो इसकी हम बात करेंगे गाइस। हाँ, देखिए क्या है इन्फॉर्मेशन पूरी पूरी दोस्तों। जो हमारे हिंदी वाले भाई बहन है, बिल्कुल ना डरे, बिल्कुल सिंपल है। वसुधा गुप्ता जी दोस्तों, ये बड़ा मोटा है क्या? एक मिनट। हाँ, ये अपॉइंट हुई है प्रिंसिपल डीजी ऑफ द आकाशवाणी एंड एज वेल एज न्यूज सर्विसेज डिवीजन दोस्तों। यानी ये आकाशवाणी और न्यूज सर्विस डिवीजन दोनों देखेंगे गाइस। ठीक है, सिंपल सी इंफॉर्मेशन है। तो गाइस हम लोग क्या बात कर रहे थे, वसुधा गुप्ता जी की। ये अपॉइंट हुई है प्रिंसिपल डीजी ऑफ द आकाशवाणी एंड न्यूज सर्विस डिवीजन। आकाशवाणी और न्यूज सर्विस डिवीजन, सिंपल सा पॉइंट है, कोई दिक्कत वाली पॉइंट तो है नहीं गाइस इसमें। हाँ, चलिए, तो पहली इन्फॉर्मेशन गाइस हम कंप्लीट करते हैं और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहां पर बात हो रही है आकाशवाणी की, तो सेम वैसी इन्फॉर्मेशन में देखी थी बेटा, क्या देखिए रिवीजन पॉइंट की बात करें भाई लोग, तो श्री मनीष देसाई। हाँ, याद है गाइस, मनीष देसाई अपॉइंट एज द प्रिंसिपल डीजी ऑफ द प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो दोस्तों। ये हम रिवीजन पॉइंट की बात कर रहे हैं, सेम इन्फॉर्मेशन है। हाँ, सेम इन्फॉर्मेशन। मनीष देसाई दोस्तों ये क्या बने थे, ये बने थे प्रिंसिपल डीजी ऑफ द प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, याद रखिएगा। इन्होंने रिप्लेस किया था श्री राजेश मल्होत्रा को। ये रिवीजन पॉइंट हमारा है गाइस। हाँ, तो एक पहली इन्फॉर्मेशन ये हम देखते हैं। आगे बढ़े भाई लोग, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की अपनी दूसरी इंफॉर्मेशन की दोस्तों। कल हमने आपसे बात की थी सेक्रेटरी की इन द सिविल एविएशन दोस्तों। आज फिर से हम बात करेंगे सेक्रेटरी की। ठीक है, डॉक्टर वीएल कांता राव। ठीक है, वीएल कांता राव दोस्तों ये अपॉइंट हुए हैं सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ द माइंड, मिनिस्ट्री ऑफ माइंड दोस्तों। हाँ, ठीक, तो इस नाम क्या इनका है, नाम है वीएल कांता राव। ये खनन मंत्रालय में एज ए सचिव अपॉइंट हुए हैं गाइस। ठीक है, देख लीजिएगा। तो वीएल कांता राव ये अपॉइंट हुए दोस्तों सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ माइंड। ठीक है, देखिए सिंपल सी इंफॉर्मेशन है। तो वीएल कांता दोस्तों, वीएल कांता राव पूरा नाम इनका है। ठीक है, ये सेक्रेटरी अपॉइंट हुए हैं ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ माइंड्स में, और ये विवेक भारद्वाज जी को रिप्लेस करेंगे। हालांकि रिप्लेसमेंट आप स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो गाइस आज की हमारी दूसरी इंफॉर्मेशन जहां पर हम बात कर रहे थे आपसे किसकी, सेक्रेटरी की दोस्तों। अब रिवीजन पॉइंट की बात करें भाई लोग, तो मैंने कल आपको पढ़ाया था वुमलू नमंग, वुअल नाम दोस्तों। ये गाइस सेक्रेटरी अपॉइंट हुए थे इन द मिनिस्ट्री ऑफ द सिविल एविएशन। ठीक, तो वुमलू नमंग वुअल नाम दोस्तों, ये नाम आपको याद होगा मेरे ख्याल से, कल ही हमने पढ़ाया था आपको। ये बने सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ द सिविल एविएशन। तो आपको हम सेम इंफॉर्मेशन रिवाइज भी करवा रहे हैं ताकि आपको याद रहे चीजें गाइस। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आज की हमारी तीसरी इंफॉर्मेशन दोस्तों, एक देश है गबन, आपने नाम सुना होगा दोस्तों। इस देश में अभी कुछ दिन पहले सेना ने, वहां की दोस्तों आर्मी ने तख्ता पलट कर दिया था, और वहां के दोस्तों जो डेमोक्रेटिक तरीके से चुने गए थे पीएम, उनको हटा दिया गया है दोस्तों। और जनरल ब्राइस ओलीगुई ये गैबोन के नए लीडर दोस्तों बन गए हैं दोस्तों। ठीक है, नाम क्या बेटा इनका, देखो नाम है इनका जनरल ब्राइस ओलीगुई। ओलीगुई ओलीगुई आप याद करके मुझे पता है आप लोग। ठीक है, तो देखो कैसे पढ़ना है। तो गाइस ये क्या पॉइंट हुई, ये पॉइंट है प्रेसिडेंट अपॉइंट है दोस्तों। हाँ, ठीक, नाम क्या बेटा इनका, नाम इनका जनरल जनरल ब्राइस ब्राइस ओलीगुई, ब्राइस ओलीगुई, ओलीगुई दोस्तों, ओलीगुई गैबन, गुई गोबैन, गुई गैबन, ऐसे याद कर लो। आप लोग शैतान है मुझे पता है, आप लोग याद कर लेंगे आराम से। कैसे याद करेंगे, देखो गैबन की बात हो रही है, नाम क्या बेटा ओलीगुई। ठीक है, तो ब्राइस ओलीगुई ये पॉइंट हुए प्रेसिडेंट ऑफ द गैबन कंट्री दोस्तों। ठीक है, वहां की आर्मी ने तख्ता पलट कर दिया था दोस्तों, तो अब ये पॉइंट हुए हैं, और ये रिप्लेस करेंगे अली बोंगो को। अली बोंगो दोस्तों, अली बोंगो इस समय काफी न्यूज में भी है। ठीक, तो अली बोंगो दोस्तों ये पहले थे प्रेसिडेंट
अब ये नहीं रहे हैं, इनका तख्ता पलट कर दिया गया है और ब्राइस ओलिगोई दोस्तों बने हैं नए प्रेसिडेंट ऑफ द गैबन। तो एक पॉइंट हमारे पास ये है दोस्तों। ये क्यूट है, प्रियंका भूल रही है, चलो क्या बोलूं मैं इसमें। ठीक है, तो एक इन्फॉर्मेशन हमारे पास ये दोस्तों देख लीजिए। तो जनरल ब्राइस ओलिगोई की बात कर रहे हैं, ये गैबन के नए लीडर बने हैं, मतलब प्रेसिडेंट बने हैं। तो एक इन्फॉर्मेशन यहां पर हमारे पास है दोस्त। ठीक है, चलिए, तो 3 इन्फॉर्मेशन बैक टू बैक दोस्तों हमने आपको बताई। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं होगा कि हमारा ये जो करंट अफेयर्स है वो आज से चल रहा है। तो दोस्तों एक काम आप कर सकते हैं कि अगर आपके कोई दोस्त यार सगी सहेलियां हैं तो उनको आप लोग हमारा ये वीडियो शेयर कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, हाँ, हालांकि हम एक काम करेंगे, करंट अफेयर्स के वीडियो को रिकॉर्ड फॉर्म में लगा दिया, तो जब मेरी क्लास खत्म होगी दोस्तों तो इवेंट बनाकर भी हम क्लास को लगा देंगे फिर से एक बार। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू सो मच। मुकेश भाई अभी आप आए हैं? हाँ, चलिए भाई लोग आगे बढ़ते हैं। तो इतनी इन्फॉर्मेशन गाइस हमने पढ़ा आपको। अब रिसेंट अपॉइंटेड प्रेसिडेंट, अगर रिवीजन पॉइंट की बात करें भाई लोग, तो हमने कल आपको पढ़ाया था अबाउट द देखिए कौन दोस्तों, सिंगापुर के 9th प्रेसिडेंट। दोस्तों का नाम क्या है? इनका नाम है थर्मन थर्मन शरणमुगरत्नम दोस्तों, थर्मन शरणमुगरत्नम। ये बने हैं सिंगापुर के 9वें राष्ट्रपति दोस्तों, और ये तीसरे भारतीय मूल के राष्ट्रपति बने हैं। हमने आपको कल ये पढ़ाया था गाइस। उसके पहले एमरसन मांगवा, ये जिम्बाब्वे के बने प्रेसिडेंट। उसके पहले बर्नांडो अरवेलो, ग्वाटेमाला। शौकत मिर्जियोयेव, ये बने उज्बेकिस्तान के दोस्तों प्रेसिडेंट। और एडगर्स रिनकेविक्स, लताविया के बने प्रेसिडेंट। सारे स्लाइड देखो ध्यान से, तुम लोग को याद है कि नहीं, देखो रिवीजन करो इसका। तो एक पॉइंट हमारे पास ये था जो हमने आपको समझा दिया। ठीक है, आगे बढ़े। अब दोस्तों आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आपसे नेक्स्ट इंफॉर्मेशन की। दोस्तों बैंकिंग सेक्टर में लेजेंड लेजेंड मैं बोलता हूं उदय कोटक दोस्तों। उदय कोटक जी रिजाइन एज द कोटक महिंद्रा बैंक एमडी एंड द सीईओ, एंड दीपक गुप्ता टेक द इंटरिम चार्ज दोस्तों। ठीक गाइस, उदय कोटक जी की बात कर रहे हैं दोस्तों। उदय कोटक जी बेटा एज ए एमडी सीईओ काम कर रहे थे कोटक महिंद्रा बैंक में, लेकिन दोस्तों अब ये रिजाइन दे रहे हैं अपनी पोस्ट से, और इनकी जगह पे दोस्तों क्या है, दीपक गुप्ता को इंटरिम चार्ज दिया गया है एज ए एमडी सीईओ। गाइस मेरी बात ध्यान सुनना, क्यों उदय कोटक जी ने रिजाइन दिया दोस्तों? क्योंकि बेटा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियम से हिसाब से आप एक बैंक के एमडी सीईओ मैक्सिमम 15 साल तक रह सकते हो, 15 साल तक गाइस। तो इनका 15 साल कंप्लीट हो रहा है दिसंबर में दोस्तों, तो इन्होंने अपने पोस्ट से इस्तीफा दे दिया है और इनकी जगह पे दीपक गुप्ता जी को इंतरिम चार्ज दिया गया है दोस्तों। इंतरिम क्यों बेटा? क्योंकि जब भी किसी बैंक को एमडी सीईओ अपॉइंट करना होता है तो आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पहले अप्रूवल लेना होता है। तो अप्रूवल गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास, जब वो हामी भर देंगे तो दीपक गुप्ता जी का इस परमानेंट चार्ज ले लेंगे दोस्तों। ठीक है, देखिए तो क्या इन्फॉर्मेशन बेटा है, तो यहां पे दोस्तों हम क्या बात कर रहे हैं, उदय कोटक जी की दोस्तों। ये रिजाइन दे रहे हैं एज अ कोटक महिंद्रा बैंक एमडी एंड द सीईओ। ठीक है, और इनकी प्लेस पर दीपक गुप्ता बेटा अपॉइंट होना है, बट इनके पास इंतरिम चार्ज होगा बेटा। इंतरिम दोस्तों, बेटा इंतरिम का मतलब होता है नॉट परमानेंट, फॉर द शॉर्ट टर्म, फॉर द शॉर्ट टर्म। और ये शॉर्ट टर्म क्यों है दोस्तों? क्योंकि गाइस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी हामी नहीं भरी है कि हाँ आप बनेंगे दीपक गुप्ता जी, इसलिए हम इंतरिम बोल रहे हैं दोस्तों। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। थोड़ा टाइम से क्लास में आइए। टाइम से क्लास में आने का मतलब डिसिप्लिन की बात हो रही है, कुछ नहीं है। एक डिसिप्लिन दोस्तों हमारे लाइफ में होना चाहिए हमेशा, जिससे हमेशा हमें मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों आज टीचर्स डे है, तो मैं हमेशा आपसे कुछ ज्ञान की बात बोलता हूँ, आज मैं बोलना चाहूंगा दोस्तों। गाइस एक टीचर को सबसे बड़ी खुशी कब मिलती है? जब उनके बच्चे सेलेक्ट होते हैं। एक टीचर को सबसे बड़ा विश्वास कब मिलता है दोस्तों? जब उनके बच्चे उन पर विश्वास करते हैं गाइस। हमारी पूरी टीम है, अरुण सर है, पुनीत सर है, विशाल सर है, मैं हूं दोस्तों। हमने आपके लिए काफी मेहनत की अपने पूरे लाइफ टाइम में गाइस। आज मुझे 10 साल से हो चुका है। और दोस्तों मैं आपको बताऊं, मैं जब पहले ऑफलाइन पढ़ता था बेटा, तभी मेरी क्लास होती थी 6 बजे सुबह, 6 सुबह, और आज बेटा आज भी होती है। तो गाइस 10 साल से मैं ठीक से सोया नहीं, मैं ऐसे बोलूँ तो आप। हाँ संडे को मैं सोता हूँ छुट्टी में, लेकिन गाइस सोचिए अगर आपको डेली बेसिस पर 4 बजे उठना पड़े या 5 बजे, आप कैसे करते हैं ना दोस्तों? हमने भी कुछ त्याग दिया है आपके, किया है आपके लिए और आपके भविष्य को बेहतर बनाने के लिए। गाइस कंटेंट के मामले में अगर हम बात करें दोस्तों, तो कंटेंट में आप कोई कमी पाएंगे नहीं, हम इसकी मेहनत करते हैं। और दोस्तों वो केवल आपके लिए है कि आपका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि दोस्तों आपका सिलेक्शन होता है तो बड़ी हमें खुशी मिलती है और आपके पेरेंट्स इतने खुश होते हैं। आप दोस्तों व्हाइट टाइगर होते हो दोस्तों। व्हाइट टाइगर मतलब क्या होता है पता है? व्हाइट टाइगर बेटा बहुत कम पैदा होते हैं, ये वो लोग होते हैं जो अपनी जनरेशन चेंज कर देते हैं, और आप भी अपनी जनरेशन चेंज करने के लिए ही पैदा हुए।
आप कुछ बड़ा करने के लिए पैदा हुए, आपको ये बिलीव होना चाहिए हमेशा अपने ऊपर, आई एम व्हाट आई एम, मैं जो हूं मैं वो हूं दोस्तों। दुनिया में काफी संभावनाएं हैं, अपार अपॉर्चुनिटीज है गाइस, बस आपको देखना है कि आपको क्या चीजें पसंद है। बैंक में जॉब करना या किसी और फील्ड में जॉब करना इज नॉट अ मैटर, मैटर ये है कि आप अपने आप को इतना सफल बनाते हो, अपने आप पर कितना काम करते हो गाइस। आज टीचर्स डे के मौके पर दोस्तों मैं आपसे बस एक चीज और मांगूंगा, होप नहीं छोड़ना है दोस्तों। ये जो होप वर्ड है ना, इसे नहीं छोड़ना, क्योंकि दोस्तों कंपटीशन कभी खत्म नहीं होने वाला है। आपको लग रहा है कि आप बैंक एग्जाम के लिए फाइट कर रहे हो ना, नहीं। अगर आप बैंक एग्जाम में या किसी भी डिपार्टमेंट में सेलेक्ट होते हो गाइस, तो वहां भी कंपटीशन है प्रमोशन का, वहां में आपको इंटरनल एग्जाम देने होते हैं गाइस, है ना। बेटा ऐसे ही एक पीओ ज्वाइन करता है कोई बैंक और वो एमडी बन जाता है, और बेटा ऐसे एक पीओ होते हैं जो बोलते हैं कि मुझे 2.5 ईयर का एक्सपीरियंस था, मैंने बैंक छोड़ दिया। कल आपने टेलीग्राम पर देखो, बकवास आपने देखा होगा, है ना guys? मन से हारे हार मन से जीते, तो कभी हारना नहीं है दोस्तों। आपको इस लाइफ में फाइट करना पड़ेगा हमेशा, लाइफ टाइम गाइस। अभी आप अपने लिए फाइट कर रहे हो, कल प्रमोशन के लिए, उसके बाद शादी वादी हो जाके अपने बच्चों के लिए फाइट करोगे, फाइट हमेशा करना है गाइस, है ना। तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट हमेशा रखनी है अपने अंदर। स्पोर्ट्समैन के बाद गाइस कभी हार नहीं मानना है दोस्तों। मैं जब भी डीमोटिवेट होता हूं तो मुझे ना अपना बिलीव है बड़ा कि यार मेरे अंदर एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, जो चीज मैं चाह लूंगा वो मैं कर लूंगा, ये मुझे पता है गाइस। तो मतलब इसीलिए मैं आपसे बोलता हूँ कि आपको भी वही स्पोर्ट्समैन स्पिरिट रखना पड़ेगा। लेक्चर थोड़ा लंबा हो रहा है मेरा, कोई बात नहीं, आते टॉपिक पर। कभी कभी तो मौका मिलता है बोलने का दोस्तों, आज तो हमारे पास दिन है हमारा बोलने का, ठीक है। चलिए गाइस, तो शुरू करते हैं आगे क्लास। तो ये पॉइंट दोस्तों हमारा हो गया। दोस्तों रिवीजन पॉइंट की बात करें तो हमने एक बड़ी इंफॉर्मेशन देखी, क्या बेटा, उदय कोटक जी ने रिजाइन दे दिया एज एमडीसी ऑफ द कोटक महिंद्रा बैंक। दोस्तों हमने एक और बड़ी इंफॉर्मेशन देखी थी, जो हमारा बैड बैंक है दोस्तों, जिसे हम एनएआरसीएल बोलते हैं, हाँ गाइस। तो बैड बैंक के चेयरमैन करमन शेखर दोस्तों, इन्होंने भी अपने पोस्ट से इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि ये एग्री नहीं है कि एनएआरसीएल को आईडीआरसीएल से मर्ज किया जाए। तो एक बड़ी इंफॉर्मेशन ये भी हमारे सामने है गाइस, हाँ। ठीक है गाइस, चलिए। तो यहां पर हमने एक पॉइंट इंफॉर्मेशन दी आपको, ये भी आपका रिवीजन पॉइंट है गाइस। आगे बढ़ते हैं, चलिए। पहली इंफॉर्मेशन दोस्तों कंप्लीट हमारी हो गई, लेकिन फिर से एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, बहुत सारे बच्चे लेट में ज्वाइन करते हैं हमको, देखिए। तो गाइस पहली इंफॉर्मेशन क्या थी, डॉक्टर वसुधा गुप्ता, ये बनी है प्रिंसिपल डीजी ऑफ द आकाशवाणी, आकाशवाणी एज वेल एज न्यूज सर्विसेज डिवीजन। ठीक है, वसुधा गुप्ता जी प्रिंसिपल डीजी ऑफ द आकाशवाणी एंड द न्यूज सर्विस डिवीजन, एक पॉइंट ये दोस्तों हमारे पास। दूसरा पॉइंट क्या है, वीएल कांता राव, ये बने सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ द माइंड, मिनिस्ट्री ऑफ द माइंड दोस्तों। तीसरी इंफॉर्मेशन, जनरल ब्राइस ओलिगुई, ये पॉइंट हुए प्रेसिडेंट ऑफ द गैबन। ठीक दोस्तों, एक पॉइंट हमारा ये हो गया था। उसके बाद उदय कोटक जी, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है एज एमडी सीईओ ऑफ द कोटक महिंद्रा बैंक, और दीपक गुप्ता जी इनकी जगह पर इंतरिम चार्ज लिए हैं गाइस, हाँ। तो ये इतने पॉइंट हमने आपको पढ़ा दी। चलिए गाइस, अब दोस्तों हमारे एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन, बैंकिंग फाइनेंस एंड इकोनॉमी, जहां पर गाइस पहली इंफॉर्मेशन की हम बात करेंगे। मेरे ख्याल से बेटा आप सब लोग रेजर पे जानते होंगे, आपने नाम सुना होगा रेजर पे, हाँ ना। तो रेजर पे दोस्तों इन्होंने पार्टनरशिप कर लिया है विद द ट्रू कॉलर, मेरे ख्याल से गाइस ट्रू कॉलर ये भी आप लोग जानते होंगे, फॉर इंस्टेंट चेकआउट। इंस्टेंट चेकआउट दोस्तों इसका मतलब बेटा क्या होता है, चलो आपको हम समझाएंगे, लेकिन उसके पहले इंफॉर्मेशन देखिए क्या है गाइस। देखिए दोस्तों क्या लिखा है बेटा, कि रेजर पे की हम बात कर रहे हैं और ट्रू कॉलर की हम बात कर रहे हैं दोस्तों। इन्होंने आपस में पार्टनरशिप कर दिया है टू प्रोवाइड अ फास्टर एंड मोर सिक्योर ऑनलाइन चेकआउट एक्सपीरियंस फॉर द शॉपर्स। दोस्तों इसका बेटा मतलब क्या हुआ, ये चीज आपके लिए नहीं है कस्टमर के लिए, ये हम लोग के लिए दोस्तों। जैसे गाइस फॉर एग्जांपल आपको पता है हमारी वेबसाइट होती है, जब आप कंटेंट परचेस करते हैं दोस्तों तो क्या होता है बेटा, आपके सामने रेजर पे का एक वो आता है, क्यूआर कोड आता है, आप स्कैन करते हो पेमेंट करते हो बेटा, है ना। तो गाइस फॉर एग्जांपल अनअकैडमी दोस्तों, जब आप लोग अनअकैडमी पर बेटा कोई कोर्स परचेस करते हो तो बेटा आप जब फाइनली पेमेंट करते हो तो ये रेजर पे सामने आता होगा दोस्तों, ठीक है। इसका मतलब बेटा ये चीज अनअकैडमी के लिए, ये चीज हमारे लिए बेटा। दोस्तों जब भी हम लोग अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं रेजर पे में, ठीक है, तो हमको बड़े फॉर्म फिल करने होते हैं, और फिर गाइस हम ओटीपी भेजते हैं, और ओटीपी बड़े लेट में आता है। तो ये हमारे हमारे लिए दोस्तों, आपके लिए नहीं है दोस्तों, ये चेकआउट हमारे लिए हो रही है, ठीक है। तो बेटा अभी क्या है दोस्तों, कि जब भी रेजर पे हम अकाउंट बनाते हैं ताकि कोई हमारे साइट पर पेमेंट कर सके दोस्तों, तो एक काफी बड़े फॉर्म्स भरने होते हैं हमारे वेरिफिकेशन के लिए गाइस। तो अब वो खत्म हो जाएगा, अब वो खत्म बेटा हो जाएगा, और ट्रू कॉलर से हमारी इंफॉर्मेशन रेजर पे ले लेगा दोस्तों।
ट्रू कॉलर से हमारी इंफॉर्मेशन रेजर पे ले लेगा बेटा। तो ये लंबे लंबे फॉर्म भरना, ओटीपी का वेट करना, वो हमारे लिए खत्म हो गया। इज दैट क्लियर दोस्तों? मैंने क्या समझाया आपको? ये आपके लिए बेटा नहीं है, ये शॉपर्स के लिए, दुकानदार के लिए, हम लोग के लिए। अगर हम अपने वेबसाइट पर कोई सामान बेचते हैं दोस्तों, तो आप भी पेमेंट इसके थ्रू ही करते हैं गाइस, रेजर पे के। तो हम अपनी बात कर रहे हैं। तो जब हम रेजर पे अकाउंट बनाते हैं दोस्तों, तो क्या होता है, काफी लंबा प्रोसेस है। अब वो खत्म हो जाएगा और हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो ट्रू कॉलर दे देगा रेजर पे को। तो इससे काम थोड़ा जल्दी हो जाएगा। बस ये इंफॉर्मेशन गाइस है, ठीक है। चलिए, ठीक है। तो रेजर पे और ट्रू कॉलर ने आपस में एग्रीमेंट कर लिया बेटा फॉर द चेकआउट एक्सपीरियंस। चेकआउट एक्सपीरियंस गाइस, ठीक है। और क्या लिखा है? द पार्टनरशिप विल बी ट्रू कॉलर वन टैप वेरिफिकेशन। ये कोई दिक्कत नहीं है, ये पढ़ना नहीं है आपको, छोड़ दिए। बस आप लोग ट्रू कॉलर का नाम याद रखिए, रेजर पे का, और ये फॉर द चेकआउट एक्सपीरियंस के लिए है दोस्तों, ऐसे याद रखिए बस दोस्तों। हाँ, और इसमें कुछ करना नहीं है। दो वेरिफिकेशन के लिए बेटा ये सब है, वेरीफाई देयर आइडेंटिटी दोस्तों, इसके लिए। तो ये सब केवल थ्योरी आपके लिए, कुछ पढ़ना इसमें नहीं है दोस्तों। हाँ, आपने अगर ये पढ़ लिया पहला स्लाइड, तो आपके लिए क्लियर इन्फॉर्मेशन, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा रेजर पे दोस्तों, ठीक। तो इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। हाँ, बेंगलुरु, इतना ही पढ़ना है बस आपको। मैं जितना बोलूं उतना ही पढ़ना है बस आपको। चलिए, तो एक इन्फॉर्मेशन यहां पे दोस्तों हम कंप्लीट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हमारी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या है दोस्तों? लिखा बेटा क्या? बजाज ऑटो आर्म गेट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नॉट टू कमेंस एनबीएफसी ऑपरेशन दोस्तों, ठीक है। तो लिखा कि बजाज ऑटो की एक आर्म है। आर्म का मतलब भुजा नहीं, मतलब उसकी बॉडी। तो बजाज ऑटो की एक बॉडी है दोस्तों, जिसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लाइसेंस मिल गया कि अब वो भारत में एज ए नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी काम कर सकता है दोस्तों। मे बी हमारे क्लास में कुछ नए बच्चे होंगे गाइस। दोस्तों एनबीएफसी का मतलब होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। मतलब गाइस ये बैंक नहीं होते, लेकिन ये बैंक की तरह काम करते हैं गाइस। जैसे दोस्तों हमने कल आपको पढ़ाया था बेटा क्या, कि श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस है ना, और आईएफसी, इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ था गाइस। तो बेटा श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस एक कंपनी है एनबीएफसी, जो होम लोन बांटती है, ठीक है। तो बेटा हमारे देश में कई तरह के एनबीएफसी होते हैं, जैसे गोल्ड लोन कंपनी जो गोल्ड पे लोन बांटती है, मुथूट फाइनेंस। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी फॉर एग्जांपल श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस, ठीक बेटा। वैसे ही ऑटो फाइनेंस कंपनी। बेटा ऑटो फाइनेंस कंपनी का मतलब दोस्तों क्या हुआ, मेरी बात ध्यान सुनना, ध्यान सुनना, ठीक है। देखो, तो बजाज ऑटो कंज्यूमर फाइनेंस, ये नाम दोस्तों उसका है। ये जो कंपनी है जिसको लाइसेंस मिला है, उसका नाम क्या है? बजाज ऑटो कंज्यूमर फाइनेंस, ठीक है। ये बजाज ऑटो के अंडर में कंपनी आती है। इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से सर्टिफिकेट ऑफ द रजिस्ट्रेशन फ्रॉम आरबीआई, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से एज ए नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी का लाइसेंस मिल गया दोस्तों। अब बेटा देखो, बजाज ऑटो कंज्यूमर फाइनेंस दोस्तों, यानी नाम से ही मालूम चल रहा है। अगर गाइस मान लीजिए कल को मुझे ऑटो चलानी है, ऑटो, कल को मुझे ऑटो चलानी है, मुझे लोन कौन देगा? ये कंपनी देगी। ये केवल ऑटो लोन के लिए बनी है दोस्तों, ये केवल ऑटो लोन बांटेगी। ऑटो समझ लेना पड़ना नहीं साहब। तो बजाज ऑटो कंज्यूमर फाइनेंस नाम इसका है। तो बेटा ये एक एनबीएफसी बन गई है, ताकि अगर किसी कस्टमर को ऑटो के लोन चाहिए तो लोन यहां से मिल जाएगा, ठीक है। बड़ी सिंपल सी इंफॉर्मेशन है। और कहां से आवाज आ रही है ये सब? ये तो साइलेंट है। चलिए गाइस, कोई बात नहीं। तो ये सेटअप हमारा जो है अरुण सर का है, थोड़ा मैं भी फैमिलियर से नहीं हूँ, कहाँ कहाँ से इंफॉर्मेशन आ रही है बस। लेकिन ये है कि शोर काफी हो रहा है यहाँ पे। चलो कोई नहीं, एडजस्ट कर लेंगे दोस्तों। तो ये हमारी इंफॉर्मेशन जो हमने आपके साथ शेयर किया, क्लियर दोस्तों। तो बजाज ऑटो कंज्यूमर फाइनेंस, इसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से एज ए एनबीएफसी काम करने का लाइसेंस मिल गया बेटा। यानी ये दोस्तों हमारे देश में जिन पर्सन को ऑटो चाहिए उनको लोन बांटेगी, आप ऑटो खरीद लीजिए, ठीक है। अब क्वेश्चन ये बन सकता है कि भाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास पावर कहां से आता है? वो कौन सा एक्ट है, वो कौन सा सेक्शन है जो रिजर्व बैंक को पावर देता है कि वो किसी कंपनी को एज ए एनबीएफसी काम करने का लाइसेंस दे सकता है गाइस? हाँ देखिए, तो बेटा क्या लिखा हुआ है? द सर्टिफिकेट वॉज इशूड अंडर द सेक्शन 45 IA ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 दोस्तों, ठीक। तो ये है गाइस हमारी इंफॉर्मेशन। तो बेटा कौन सा एक्ट है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। कौन सा सेक्शन है बेटा? सेक्शन 45 IA, सेक्शन 45 IA। तो दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 सेक्शन 45 IA दोस्तों। तो ये रिजर्व बैंक को पावर देता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसी कंपनी को एज ए नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी का लाइसेंस दे सकता है, ठीक है। इज दैट क्लियर?
ठीक दोस्तों, तो ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक, कि कौन सा वो एक्ट है, कौन सा सेक्शन है जो रिजर्व बैंक को पावर देता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसी कंपनी को एज ए एनबीएफसी का लाइसेंस दे सकता है। आपके सामने पॉइंट है। क्लियर दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे, और अगली इंफॉर्मेशन जो हमारी है वो इकोनॉमी की है दोस्तों। तो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन दोस्तों कौन सी हमारी है, इकोनॉमी की है। और दोस्तों क्या बोला गया, देखो देखो बोला गया कि असेट अंडर मैनेजमेंट, हाँ, असेट अंडर मैनेजमेंट ऑफ द एनपीएस एंड अटल पेंशन योजना क्रॉसेस माइलस्टोन ऑफ द ₹10 लाख करोड़, 10 लाख करोड़ दोस्तों। गाइस यहां पे असेट अंडर मैनेजमेंट का मतलब होता है पैसा, या एक मिनट, यानी दोस्तों इस पॉइंट का मतलब समझिएगा। इसका मतलब है कि हमारे देश में एनपीएस स्कीम में और अटल पेंशन स्कीम में अब 10 लाख करोड़ रुपए पैसे पड़ गए। लोगों ने 10 लाख करोड़ रुपए इसमें लगा दिए बेटा। ठीक है इसको, तो क्या बेटा मुद्दा देखिए आप दोस्तों, तो क्या लिखा है, असेट अंडर मैनेजमेंट, ठीक, ऑफ द नेशनल पेंशन सिस्टम एंड अटल पेंशन योजना क्रॉस द माइलस्टोन ऑफ द ₹10 लाख करोड़ दोस्तों। हाँ, फिर समझ लो दोस्तों, एनपीएस, ठीक है, और अटल पेंशन योजना दोस्तों, इसमें इस समय कितना पैसा है, 10 लाख करोड़ रुपए का। यानी दोस्तों सरकार ने स्टेट सरकारी एम्प्लॉय, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय दोस्तों, या कॉमन पर्सन की बात करें, हमारी आपकी बात करें गाइस, तो भाई कोई भी अगर पैसा लगाता है तो बेटा 10 लाख करोड़ रुपए इनके पड़े हुए हैं। यानी एक बहुत बड़ा अमाउंट है ये, एक बहुत बड़ा अमाउंट है गाइस। ठीक है, देखिए क्या बोला गया, दिस वॉज अनाउंस्ड बाय द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, चेयरमैन दीपक मोहंती जी बेटा। ठीक है भाई, सिंपल सी बात है, जब भी आप पेंशन की बात करते हैं दोस्तों, तो पेंशन कहां पे जमा होता है, मतलब कौन इसका करता रहता बेटा है, तो पीएफआरडी। तो ये इंफॉर्मेशन दोस्तों पीएफआरडी के चेयरमैन मिस्टर दीपक मोहंती जी ने दी है। पीएफआरडीए के चेयरमैन मिस्टर दीपक मोहंती ने बेटा ये इंफॉर्मेशन दी है कि हमारे पास अटल पेंशन योजना में और एनपीएस में मिला जुला के जो अमाउंट है वो 10 लाख करोड़ के पार हो गया है दोस्तों। ठीक है, अब देखो क्या बोला गया, देखिए अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, यहां पर क्या लिखा हुआ है, द असेट अंडर मैनेजमेंट ऑफ द अटल पेंशन योजना स्टूड एट ₹30,051 करोड़। ठीक है, यानी दोस्तों अटल पेंशन योजना में जो पैसा पड़ा है वो है इस समय 30,051 करोड़ रुपए। ठीक है, और असेट अंडर मैनेजमेंट एनपीएस की बात करें बेटा, यहां पैसा पड़ा कितना बेटा, 5,157, हाँ, यानी 5157 करोड़ रुपए। आप बोलेंगे सर अभी आप बोल रहे हो 10 लाख सीआर, अभी आप ये बोल रहे हो दोस्तों। देखिए guys, मैं समझाऊंगा क्या इसका मतलब है। आपको अलग से इंफॉर्मेशन क्या दी गई है कि दोस्तों अटल पेंशन योजना में जो पब्लिक का पैसा इन्वेस्ट हुआ है वो कितना है, 30,051 करोड़। और वही गाइस एनपीएस की बात करें तो 5,157 करोड़ रुपए। ये कैसे 10 लाख है बताऊंगा आपको, ठीक है, नाम कीजिए दोस्तों। फिर क्या लिखा हुआ है, द टोटल नंबर ऑफ सब्सक्राइबर अंडर एनपीएस एंड एपीवाई टुगेदर स्टूड एट मोर देन 6.62 करोड़ दोस्तों। ठीक है, अब बेटा यहाँ क्या बोला गया कि जिन लोगों ने सेवाएं ली, जिन लोगों ने स्कीम ली है अटल पेंशन योजना की या एनपीएस की, उनकी संख्या कितनी है बेटा, 6.62 करोड़ दोस्तों। 6.62 सीआर, इतने लोगों ने सेवाएं ली है बेटा। ठीक है, देखिए अब यहाँ क्या बोला गया, तो अगर हम ऐसे अलग करें तो नंबर ऑफ सब्सक्राइबर अंडर द एनपीएस स्टूड एट 6.32 सीआर, मतलब यहां पर क्या बोला गया, यहां कंबाइंड बताया गया आपको दोस्तों। अगर हम डिफरेंट अलग करें दोस्तों, देखो यहां क्या बोला गया कि एनपीएस में सब्सक्राइबर जो बेटा है वो कितने 6.32 सीआर, एंड द नंबर ऑफ सब्सक्राइबर अंडर अटल पेंशन योजना बेटा कितने 30 लाख दोस्तों। तो ये आप जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 6.62 सीआर आ जाएगा। यानी गाइस कि अटल पेंशन योजना में 30 लाख सब्सक्राइबर हैं और एनपीएस में 6.32 सीआर सब्सक्राइबर दोस्तों हैं। तो ये बोला गया गाइस। अच्छा अब देखिए दोस्तों, द पीएफआरडीए इज कॉन्फिडेंट दैट द asset under management of NPS and APY will continue to grow in the coming year. It is targeting to reach a AUM of ₹25 lakh CR by 2025 दोस्तों। तो गाइस तो पीएफआरडीए ने बोला कि क्या हमारा टारगेट क्या है कि 2025 तक हमारे पास कम से कम 25 लाख करोड़ रुपए होने चाहिए, ये हमारा टारगेट है। मैं पूरी इंफॉर्मेशन को सिंपल कर दूंगा, चिंता मत कीजिए, केवल देखिए अभी। हाँ, तो यहां क्या बोला गया कि 25 में हमारा 25 लाख करोड़ रुपए होना चाहिए असेट अंडर मैनेजमेंट। तो ये पॉइंट दोस्तों हमारा है। अच्छा गाइस, ये 10 लाख सीआर बेटा कैसे हुए दोस्तों, देखो बेटा क्या है,
तो बेटा यहां पर हम क्या बात कर रहे हैं, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के बेटा एम्प्लॉई हैं उनका बेटा इतना पैसा यहां पे लगा है, कितना, करीब 2,40,000 करोड़ रुपए। सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडी जैसे आरबीआई हो गया, आपका एसबीआई हो गया, नाबार्ड हो गया, उनका बेटा इतना पड़ा है 42,246 करोड़ रुपए। स्टेट गवर्नमेंट दोस्तों एम्प्लॉय का इतना 4,36,000 करोड़ रुपए करीब का इस, ठीक है। स्टेट ऑटोनोमस बॉडी जो होती है, मतलब स्टेट, मतलब जो स्टेट लेवल काम करती है बट स्टेट गवर्नमेंट के काम नहीं करती, ठीक है, तो उनका इतना पैसा लगा हुआ है दोस्तों। कॉर्पोरेट का इतना बेटा पैसा लगा हुआ है। तो ये दोस्तों इस तरह से पूरा है। आप पूछेंगे सर क्या हमको पढ़ना है ये सब? आपको नहीं पढ़ना है, आपको बस मोटा मोटा याद रखना है कि कितना, 10 लाख करोड़ रुपए इतना अमाउंट है किसके पास, पीएफआरडीए के पास, अंडर द एनपीएस, अंडर द एयूएम, सॉरी अंडर द एपीएस, अंडर द अटल पेंशन योजना। तो ऐसे पढ़ना है दोस्तों आपको। मैंने इन्फॉर्मेशन कई साइट से लेकर बनाई है दोस्तों, मतलब काफी सारी इन्फॉर्मेशन यहां से गदर की, तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो जैसे मैं आपको बोलूंगा वैसे ही पढ़ना है वैसा, ठीक। इसमें आपको अपना दिमाग खराब नहीं करना है दोस्तों। एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं कैसे देखो पढ़ना है हमको इस पॉइंट को। देखिए गाइस, तो गाइस यहां पर हमें इन्फॉर्मेशन क्या मिल रही है बेटा, तो यहां पे हमें इन्फॉर्मेशन ये मिल रही है, पहली इन्फॉर्मेशन क्या है दोस्तों, कि दोस्तों पीएफआरडीए, पीएफआरडीए, इसके बेटा चेयरमैन कौन है, दीपक मोहंती जी। इन्होंने क्या बताया है कि हमारे पास अटल पेंशन योजना, ठीक है, एंड एनपीएस, इन दोनों को मिला जुला के हमारे पास टोटल असेट अंडर मैनेजमेंट कितना हो गया बेटा, 10 लाख करोड़ रुपए क्रॉस कर गया है दोस्तों। हाँ गाइस, बेटा असेट अंडर मैनेजमेंट का मतलब बेटा क्या हुआ, सबका पैसा जो हमारे पास है। तो आपको पहली इंफॉर्मेशन ये दी गई है, ये देखिए दोस्तों, ठीक है। फिर बेटा क्या बोला गया है, अगर हम बात करते हैं वैसे नॉन पब्लिक की, तो अटल पेंशन योजना और एनपीएस में दोस्तों कितना पैसा है, तो यहां पे गाइस क्या बोला गया था, करीब 30,000 करोड़ रुपए था ना, कितना था पूरा अमाउंट, कितना बोला गया था, 30 मतलब 51, मतलब 30,51, ठीक है। एक मिनट गाइस, हाँ एक मिनट, कहां गया स्लाइड, हाँ। तो गाइस कितना, 30,051 करोड़ रुपए दोस्तों उसका बोला गया था, ठीक है, याद कर लीजिएगा। और अगर एनपीएस की बात करें गाइस, तो 51 कुछ था ना, 5157, तो 5157 सीआर गाइस, हाँ देखिए। तो यहां बेटा क्या बोला गया कि 5157 सीआर जो है, ये दोस्तों अमाउंट यहां पे दिया गया। तो मेरे हिसाब से दोस्तों जो मैंने कैलकुलेट किया उसके हिसाब से ये नॉर्मल पब्लिक का अमाउंट दिया गया दोस्तों। जैसे हम और आप, जैसे फॉर एग्जांपल हम गवर्नमेंट जॉब भी नहीं करते हैं, हमने पैसे अपने लगा दिए कैसे ना, तो ये पब्लिक की बात हुई यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बात नहीं हुई है, स्टेट की बात नहीं, इस तरह की बात नहीं है दोस्तों। हाँ, तो ये एक डेटा हमको अलग से दिया गया बेटा। हाँ, तीसरी इंफॉर्मेशन दोस्तों क्या बोला गया, ठीक, अबाउट द सब्सक्राइबर दोस्तों। तो अटल पेंशन योजना के और एनपीएस के बेटा कितने सब्सक्राइबर हैं दोस्तों, तो बेटा अटल पेंशन योजना के और इसके, तो ये था आपका 6 पॉइंट आई थिंक 32 शायद, और ये था आपका करीब, एक मिनट देख लेते हैं डेटा, तो 6.32 30 लाख दोस्तों। हाँ ठीक है, तो ये 30 लाख था बेटा ये आपका, और ये था आपका 6.32 सीआर, ठीक है, ये सब्सक्राइबर है गाइस इतने। फिर देख लो बेटा, अमाउंट की हम बात करें तो 30,051 करोड़ रुपए अटल पेंशन योजना में, और एनपीएस में 5157 सीआर। अबाउट द सब्सक्राइबर दोस्तों, तो अटल पेंशन योजना में 30 लाख, और एनपीएस में कितना हो गया आपका, एनपीएस में 6.32 सीआर दोस्तों। इतना पॉइंट हमने आपको समझा दिया गाइस। फिर क्या बोला गया बेटा यहाँ पे, फिर क्या बोला गया, ये वाला पॉइंट, ये वाला, कि मतलब पीएफआरडी टारगेट है कि 2025 तक हमारे पास कम से कम 25 लाख करोड़ रुपए का असेट अंडर मैनेजमेंट हो दोस्तों। तो यहां पे गाइस हमारी इंफॉर्मेशन पूरी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हमने आपको थैंक यू, उसके बाद हमने आपको इमेज यहां पर दे दी, पर देख लो यहां पे, ठीक है, क्लियर भाई। एक बार +1 कर देना, एक बार +1 कर देना। ये जो इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन गाइस मैंने बहुत सारी साइट से मिला जुला के बनाया है। इसमें पीआईबी भी है दोस्तों, हिंदुस्तान टाइम्स भी है, हिंदू भी है, सब मिला जुला के मैं कंपेक्ट कर दिया। अगर आप अकेले किसी साइट पर जाएंगे बेटा तो आपको इतनी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी दोस्तों, ठीक है। तो ये पॉइंट गाइस हमने आपको पढ़ा दिया बेटा, लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे, अब हम बात करेंगे अबाउट द सेबी। मतलब गाइस हम लोग बात करने वाले हैं कैपिटल मार्केट की दोस्तों। सेबी फॉर्म्स न्यू पैनल, न्यू कमेटी गाइस। हाँ, तो बेटा सेबी ने क्या किया, एक नई कमेटी बनाई है फॉर द अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट पॉलिसी एडवाइजरी कमेटी दोस्तों। हाँ ठीक है, ये देखो यहां से दोस्तों। हाँ, तो बेटा सेबी ने एक नई कमेटी बनाई है, एक नई कमेटी बनाई है, कमेटी फॉर द
अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट पॉलिसी एडवाइजरी कमेटी, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट पॉलिसी एडवाइजरी कमेटी, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट पॉलिसी एडवाइजरी कमेटी, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट पॉलिसी एडवाइजरी कमेटी। अब ध्यान सुनना भाई, एक्चुअली सेबी ने इसे फिर से बनाया, इसे रिकॉन्स्टिट्यूट किया दोस्तों, ठीक है। देखो यहां पे क्या बोला गया, तो बेटा कमेटी का नाम क्या है दोस्तों, तो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट पॉलिसी एडवाइजरी कमेटी दोस्तों। हाँ, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट पॉलिसी एडवाइजरी कमेटी, इसको फिर से बनाया गया है दोस्तों, ठीक, फॉर्म बाय द सेबी गाइस, ठीक है। अच्छा, इनिशियली फॉर्म इन दोस्तों 2015 बेटा, तो पहली बार इस कमेटी को बनाया गया था 2015 में, ठीक है। दैट टाइम पर 20 मेंबर होते थे दोस्तों, लेकिन गाइस अभी क्या है कि सेबी ने इसमें नंबर में बढ़ा दिया बेटा, 25 कर दिए गाइस, है ना। और बेटा इस समय क्या है, जो 25 मेंबर कमेटी बनी है उसको लीड करेंगे बेटा कौन, तो ये इन्फोसिस के वो फाउंडर है मिस्टर NR नारायण मूर्ति जी दोस्तों। ये देख लीजिए यहां पे, मतलब हु विल बी लीड, मतलब कौन चेयरमैन करेगा इसका, तो बेटा ये इन्फोसिस कंपनी को फाउंडर मिस्टर NR नारायण मूर्ति जी, मिस्टर NR नारायण मूर्ति जी ये करेंगे लीड दोस्तों, ठीक। बहुत सिंपल सी इंफॉर्मेशन है, फिर समझ लेगा साहब। तो बेटा हम क्या बात कर रहे हैं, यहां पर हम बात कर रहे हैं कि सेबी ने अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट पॉलिसी एडवाइजरी कमेटी को फिर से चेंज कर दिया दोस्तों। पहली बार इस कमेटी को बनाया गया था 2015 में, और बेटा तब उसका था बेटा, उस समय इसमें 20 मेंबर थे, अब इसमें 25 मेंबर कर दिए गए हैं दोस्तों। और बेटा इस कमेटी को लीड कौन करेगा, तो इन्फोसिस कंपनी को फाउंडर मिस्टर NR नारायण मूर्ति जी इसे लीड करेंगे दोस्तों। तो यहां पर एक पॉइंट हमारा आपके सामने है, चेंजेस बेटा कहां पर हुए हैं, यानी नंबर ऑफ जो आपके पर्सन हमको बढ़ा दिया गया, 20 से 25 कर दिया गया दोस्तों। तो ये पॉइंट हमारे पास सिंपल सा पॉइंट है, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट पॉलिसी एडवाइजरी कमेटी इस कमेटी का नाम है दोस्तों। तो यहां पे हमारी इंफॉर्मेशन कंप्लीट होती है, सिंपल सी इंफॉर्मेशन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों आगे बढ़ेंगे। अब हमारी नेक्स्ट इंफॉर्मेशन जो बड़ी जरूरी है दोस्तों, आपने मेरे मुंह से पहले भी फिच सुना हुआ है, फिच कंपनी है, ठीक, ये की रेटिंग कंपनी है, ठीक है। तो फिच ने दोस्तों क्या किया है, फिच मेंटेन्स BBB-, ठीक, BBB- रेटिंग विथ स्टेबल आउटलुक। देखो BBB- रेटिंग विथ स्टेबल आउटलुक फॉर द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड द 5 अदर पब्लिक सेक्टर बैंक दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों इंटरनेशनल रेटिंग कंपनी है फिच, इसने भारत के 6 सरकारी बैंकों को BBB- और स्टेबल आउटलुक दिया दोस्तों, BBB- और स्टेबल आउटलुक। गाइस ध्यान देना, आपको याद रखना है BBB- और स्टेबल आउटलुक दोस्तों, ये दिया हुआ बेटा। इसका बेटा मतलब क्या हुआ देखिए, BBB- दोस्तों, यानी गाइस हमारे देश के वो 6 बैंक कौन से हैं, मैं नाम बताऊंगा आपको, लेकिन पहले समझ लेते हैं। तो बेटा फिश ने हमारे देश के 6 बैंक को क्या बोला कि आपकी रेटिंग BBB- है दोस्तों, BBB- ठीक रैंकिंग होती है, BBB- ठीक ठाक रैंकिंग होती है बेटा, लेकिन क्या है स्टेबल आउटलुक दोस्तों। इसका बेटा मतलब क्या हो दोस्तों, देखो गाइस ये क्यों होता है गाइस, ऐसी रेटिंग बेटा क्यों आती है, क्योंकि दोस्तों दुनिया भर के इन्वेस्टर हैं, वो इंडिया के भी हो सकते हैं गाइस और फॉरेन के भी, जो लोग अपना पैसा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में या इन बैंकों में लगा सकते हैं दोस्तों, शेयर्स में, डिवेंचर्स में, बॉन्ड्स में गाइस। तो बेटा फिश ने क्या बताया है कि अगर आप लोग अपना पैसा SBI में या इन 6 बैंक में लगाते हैं तो आपका पैसा स्टेबल रहेगा, नेगेटिव नहीं होगा, आपका पैसा स्टेबल रहेगा, नेगेटिव नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। तो बेटा स्टेबल आउटलुक का मतलब अच्छा आउटलुक होता है, इसका मतलब कि कोई लॉस नहीं होने वाला है। मतलब फिश जो है ये दुनिया भर के इन्वेस्टर को ये मैसेज दे रही है कि भारत के 6 सरकारी बैंक हैं, अगर आप पैसे में लगाते हो तो आपके पैसे बेटा क्या है, नेगेटिव नहीं जाएंगे, वो स्टेबल में रहेंगे दोस्तों। हाँ, स्टेबिलिटी है यहाँ पे गाइस, ठीक। देखिए दोस्तों, तो बेटा फिच रेटिंग ने बेटा क्या किया है, इसने रिफर्म किया है द क्रेडिट रेटिंग ऑफ द 6 मेजर पब्लिक सेक्टर बैंक। दो SBI बेटा एक हो गया, ठीक, दूसरा बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक दोस्तों, तीसरा पंजाब नेशनल बैंक दोस्तों, चौथा कैनरा बैंक बेटा आपका हो गया, पांचवा आपका बैंक ऑफ इंडिया हो गया, और छठवां आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया दोस्तों हो गया, ठीक है। ये 6 बैंक, इनके नाम दोस्तों फिर देख लीजिए, SBI है, PNB है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, कैनरा बैंक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है और बैंक ऑफ इंडिया है, 6 बैंक दोस्तों। तो इन 6 बैंकों की रेटिंग दोस्तों फिच ने बेटा BBB- करी है, और क्या कर दिया बेटा इसमें, और कर दिया स्टेबल आउटलुक के साथ, BBB- और स्टेबल आउटलुक इन 6 बैंक का दोस्तों कर दिया गया बेटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं,
Among these bank, State Bank of India has been identified as the having the highest probability of receiving extraordinary। अच्छा देखो, स्टेट मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बेटा बात हो रही है दोस्तों। तो बेटा फिश ने क्या बोला है? फिश ने बोला है कि हाँ ये तो अच्छा है, लेकिन हमें लगता है कि इन 6 बैंकों में जो सरकार की, हमारे देश की पहली प्रायोरिटी है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वही रहेगी दोस्तों। भाई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमारे देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक है, तो पहली प्रायोरिटी वही रहेगी गवर्नमेंट की हमेशा दोस्तों, हेल्प करना उसकी। तो यहां पर ये इन्फॉर्मेशन कंप्लीट होती है गाइस। फिर भी परेशान ना हो दोस्तों, ध्यान से देखिए। हाँ, बहुत सिंपल सी इन्फॉर्मेशन है, आपको कैसे पढ़ना है बेटा इसे। हाँ गाइस, तो यहां पर हम फिच की बात कर रहे थे बेटा। हाँ फिच दोस्तों, फिच ने क्या किया है, इसने हमारे देश के 6 बैंक, कौन कौन से बेटा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया दोस्तों। इन 6 बैंक की बेटा जो रेटिंग होती है दोस्तों, रेटिंग वो दोस्तों क्या कर दी है? ट्रिपल बी माइनस, ट्रिपल बी माइनस, ठीक, विथ स्टेबल आउटलुक, विथ स्टेबल आउटलुक दोस्तों। तो बेटा स्टेबल आउटलुक का मतलब दोस्तों ये होता है, मतलब कि अगर इन्वेस्टर इसमें निवेश करते हैं अपना पैसा, तो आपका पैसा निगेटिव नहीं जाएगा, माइनस मतलब आपको लॉस नहीं होगा, आपको फायदा ही होगा। तो ये पॉइंट हमारे पास है। इज इट क्लियर दोस्तों? बढ़िया इंफॉर्मेशन है, एग्जाम में क्वेश्चन आपके आ सकता है, तो एक बार जरा मुझे कमेंट कर दीजिए, यस सर क्लियर है, यस सर क्लियर दोस्तों। तो ये हमारी दोस्तों एक इंफॉर्मेशन थी जो हमने आपके लिए बताई, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो यहां पर हमारा बैंकिंग फाइनेंस भी कंप्लीट होता है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या हमने पढ़ा बैंकिंग फाइनेंस में गाइस। देखिए, तो बेटा पहली इंफॉर्मेशन हमारी क्या थी? पहली इंफॉर्मेशन जो हमारी थी वो थी अबाउट द ये रेजर पे वाली दोस्तों। हाँ गाइस, तो पहली इंफॉर्मेशन, रेजर पे और ट्रू कॉलर इनके बीच में दोस्तों एग्रीमेंट हुआ है फॉर द इंस्टेंट चेकआउट। रेजर पे और ट्रू कॉलर इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ है फॉर द इंस्टेंट चेकआउट दोस्तों। इसका मतलब मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं आपको कि ये हमारे लिए है, जो शॉपकीपर होते हैं, जो कुछ बेचते हैं अपने साइट पर। तो रेजर पे बेटा अकाउंट खोलने के लिए काफी लंबा प्रोसेस है, उसे शॉर्ट करने के लिए हुआ है दोस्तों, ठीक है। देखो नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों क्या था हमारा? दोस्तों बजाज ऑटो एक कंपनी जो ऑटो बनाती है, तो बेटा इसके अंदर एक कंपनी है जिसका नाम क्या है दोस्तों? इसका नाम है बजाज ऑटो कंज्यूमर फाइनेंस। इसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एज ए नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी इंडिया में काम करने का लाइसेंस दे दिया दोस्तों। यानी गाइस बजाज ऑटो कंज्यूमर फाइनेंस, इसका मतलब बेटा ये है कि अगर आपको बजाज ऑटो के लिए ऑटो चाहिए, अगर आपको बजाज ऑटो को ऑटो चाहिए बेटा, तो उन्हीं कंपनी आपको लोन दे देगी, ठीक है। और ऐसा बेटा कैसे हुआ है? तो बेटा ऐसा ऐसे हुआ है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 सेक्शन 45I, इसने रिजर्व बैंक को पावर दिया कि भाई आप किसी कंपनी को एज ए एनबीएफसी काम करने का लाइसेंस दे सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। अभी हमने पढ़ा कि एनपीएस और अटल पेंशन योजना, इनके पास असेट अंडर मैनेजमेंट 10 लाख सीआर के पार हो चुका है दोस्तों, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन पीएफआरडी के चेयरमैन मिस्टर दीपक मोहंती ने दी दोस्तों। बेटा क्या बोला गया कि अटल पेंशन योजना में इस समय 30,051 करोड़ पड़े हैं, और एनपीएस लाइट में दोस्तों कितने पड़े हैं? 5,157 करोड़ रुपए, ठीक है। फिर क्या बोला गया, इन दोनों स्कीम में नंबर ऑफ सब्सक्राइबर दोस्तों ये कितने हैं? तो बेटा अटल पेंशन योजना में 30 लाख है, और एनपीएस में 6.32 सीआर दोस्तों हैं, ठीक है, हो गया। उसके बाद क्या बोलेगा कि पीएफआरडी का दोस्तों टारगेट क्या है कि 2025 तक हम क्या करें, 25 तक हमारे पास 25 लाख सीआर का बेटा अमाउंट होना चाहिए असेट अंडर मैनेजमेंट। तो ये पॉइंट हमने आपको समझाया दोस्तों, ठीक गाइस। फिर हमने बेटा क्या पढ़ा कि सेबी ने दोस्तों, तो बेटा सेबी ने अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट पॉलिसी एडवाइजरी कमेटी को फिर से चेंज कर दिया दोस्तों। पहली बार इस कमेटी को 2015 में बनाया गया था, अब 223 में से चेंज किया गया। पहले इसमें 20 मेंबर थे, 25 दोस्तों हो गए। और गाइस इसको कौन लीड करेगा बेटा? तो कौन चेयरमैन है गाइस? तो बेटा चेयरमैन कौन है बेटा? तो ये इन्फोसिस कंपनी को फाउंडर है मिस्टर एनआर नारायण मूर्ति जी दोस्तों। तो एक पॉइंट बेटा हमारा ये हो गया। उसके बाद गाइस फिच ने हमारे देश के 6 बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया दोस्तों, इनकी रेटिंग बेटा ट्रिपल बी माइनस कर दी है विद द स्टेबल आउटलुक, जो आपको हम समझा रहे हैं बार बार दोस्तों, ठीक है। तो इसे देख लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं भाई, चलिए।
तो गाइस हम क्या बात करेंगे, अब हम बात करेंगे और जो एग्रीमेंट और एमओयू की दोस्तों। हाँ, एग्रीमेंट एमओयू दोस्तों हमारे पास कौन सी इंफॉर्मेशन है? तो बेटा पहली इंफॉर्मेशन ध्यान से देखिए दोस्तों, क्या लिखा हुआ है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ठीक है, बीईएल। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड दोस्तों ये गवर्नमेंट कंपनी है बेटा, और दोस्तों इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज, इनके बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इजराइल एरोस्पेस, इनके बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ है दोस्तों। क्यों बेटा हुआ, देखिए जो हमारे हिंदी वाले भाई बहन है ध्यान से देखें, ठीक है। तो एग्रीमेंट किनके बीच में साइन हुआ है दोस्तों? तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ये हमारे देश की सरकारी कंपनी है, ठीक है, और इजराइल का इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज गाइस, ठीक, इनके बीच में एग्रीमेंट साइन बेटा हुआ है। क्यों बेटा, देखिए फॉर द कोऑपरेशन इन एड्रेसिंग इंडियाज रिक्वायरमेंट इन द डोमेन ऑफ द शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम दोस्तों, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि भारत को शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए, भारत को शॉर्ट रेंज का एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए बेटा। उसके लिए बेटा क्या है, इनके बीच में कोऑपरेशन होगा। इसका मतलब दोस्तों क्या है, सिंपल सा पॉइंट है, इजराइल एरोस्पेस लिमिटेड बेटा ये अपनी टेक्निक जो है वो देगा बेटा बीईएल को देगा। इजराइल एरोस्पेस लिमिटेड अपनी टेक्निक किसे देगा, बीईएल को देगा दोस्तों। किसने बेटा, शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस बेटा। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, देखो भाई जैसे मान लो ये बेटा ये इंडिया का बॉर्डर है, ठीक है, और ये पाकिस्तान का बॉर्डर बेटा दोस्तों। तो एयर डिफेंस सिस्टम बेटा क्या करता है दोस्तों, अगर भाई मान लो कि पाकिस्तान का कोई मिसाइल आया हमारे ऊपर या कोई एयरक्राफ्ट दोस्तों, तो हमारे पास क्या बेटा मिसाइल लगी होंगी जो इनको हवा में ही खत्म कर देंगे दोस्तों। तो बेटा एयर डिफेंस सिस्टम गाइस, वैसे तो हमारे पास S-400 है रशिया से गाइस, हमने परचेस किया था। ये भी क्या है, एयर डिफेंस सिस्टम। और गाइस हमारा खुद का आकाश, जानते हैं ना आकाश दोस्तों, इंडिया का देखो बेटा चाल, देखो बेटा इंडिया के पास खुद का एयर डिफेंस सिस्टम है आकाश, जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हम अपने लिए यूज भी नहीं कर रहे हैं दोस्तों। ऐसा नहीं है, भारत के पास लॉन्ग रेंज के अपना एयर डिफेंस सिस्टम है आकाश मिसाइल दोस्तों, S-400, लेकिन हम शॉर्ट रेंज का डेवलप करना चाहते हैं, शॉर्ट रेंज का एयर डिफेंस सिस्टम डेवलप करना। भाई सिंपल सी बात है, भाई अगर आप बात करें चाइना और पाकिस्तान दोस्तों, तो इनके ज्योग्राफिकल लोकेशन अलग अलग है दोस्तों, हमारी अलग अलग नीड वांट एंड डिजायर है दोस्तों। तो हमारे पास लॉन्ग रेंज तो है, हम शॉर्ट रेंज डिवाइस डेवलप करेंगे, एक पॉइंट हमारे पास ये है। ठीक है, तो यहां बेटा हमने क्या बोला कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इजराइल एरोस्पेस लिमिटेड, इनके बीच में बेटा एग्रीमेंट हुआ है फॉर द कोऑपरेशन। दोस्तों इंडिया की नीड क्या है दोस्तों, शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, उसके लिए बेटा ये एग्रीमेंट साइन हुआ है। यानी सिंपल से मतलब ये दोस्तों कि इजराइल एरोस्पेस जो है वो अपनी टेक्नोलॉजी जो है वो बीएल को देगी दोस्तों। ठीक है, एक पॉइंट हमारा ये हो गया, इससे आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अबाउट द बीएल दोस्तों गाइस, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है दोस्तों, और भानु प्रकाश श्रीवास्तव इन ये दोस्तों क्या है, सीएमडी है, और ये बेटा नया अपॉइंटमेंट है इनका, आपके एग्जाम में ये आ सकता है। तो भानु प्रकाश श्रीवास्तव ये बेटा सीएमडी है, चेयरमैन और एमडी है किसके, बीएल के दोस्तों। हेडक्वार्टर बेंगलोर में है इसका, याद रखिएगा। तो एक इंफॉर्मेशन यहां पे हमने आपको दी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है, चलिए गाइस। अब गाइस हम किस बात करेंगे, अब हमारी इंफॉर्मेशन अबाउट द नेशनल न्यूज। ठीक है गाइस, तो नेशनल न्यूज पर हम आपको क्या पढ़ाने वाले हैं दोस्तों, देखिए पहली इंफॉर्मेशन गाइस दोस्तों क्या लिखा है, गवर्नमेंट फॉर्म्स 8 मेंबर कमेटी ऑन वन नेशन वन इलेक्शन दोस्तों। ठीक है, तो भारत सरकार एक राष्ट्र एक चुनाव पर 8 मेंबर कमेटी दोस्तों बना रही है गाइस। ये काफी चर्चा में है इस समय, वन नेशन वन इलेक्शन। यानी गाइस जो हमारी इस समय सेंट्रल गवर्नमेंट है वो चाहती है कि जो लोकसभा इलेक्शन हो उन्हीं के साथ ही साथ पूरे देश में दोस्तों विधानसभा के भी इलेक्शन होने चाहिए। मतलब गाइस समझ गया ना मेरी बात, कि अगर हमारे देश में इलेक्शन हो रहा है लोकसभा का, तो उसी टाइम पर पूरे देश में हर राज्यों का विधानसभा इलेक्शन भी होना चाहिए। क्या ये पॉसिबल हो पाएगा दोस्तों? देखिए गाइस, आपको मैंने एक दिन बताया था कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाया है दोस्तों, और ऐसा बहुत हमेशा नहीं होता है। मतलब इसके पहले जब गाइस जीएसटी आना था तब बुलाया गया था, तब दोस्तों, तो मतलब ये बार बार नहीं होता है। तो लोग ये अंदाजा लगा रहे हैं दोस्तों कि जो पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाया गया है उसमें ये हम देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो मुझे लगता है, भाई कि एक बात तो आप मानेंगे, ये मैं किसी की बड़ाई नहीं कर रहा हूं, कि नरेंद्र मोदी जी को यार प्रिंट करना बड़ा मुश्किल है।
मतलब वो दिखाते हैं निशाना वहां पर है, गोली मारो, और कुछ और हो जाता है गाइस। अगर दोस्तों खुलेआम सरकार ये बोल रही है कि हम ये करने वाले हैं, तो वो नहीं करने वाली है। मतलब ये इसमें पार्लियामेंट सेशन में ये नहीं करने वाली गाइस, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है गाइस? तो लोग यही बोल रहे हैं कि मतलब जो पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन आ रहा है, उसमें गाइस यही बात हो जाएगी कि एक नेशन एक इलेक्शन होना चाहिए दोस्तों। ठीक है गाइस? ममता बनर्जी बेटा सीएम है वेस्ट बंगाल की, इन्होंने ये भी बोला है कि दिसंबर मंथ में बीजेपी ने पूरे देश में जितने भी प्राइवेट हेलीकॉप्टर एजेंसीज हैं उनको हायर कर लिया है। तो वो ये बोल रही है कि ये दिसंबर में इलेक्शन हो जाएगा इस बार। ठीक है, तो ये अपने अपने कयास है गाइस, है ना, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ कि ये सच क्या है क्या झूठ क्या है। तो मैं बस आपसे ये बोल रहा हूँ दोस्तों कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पर काम लेकिन कर रही है दोस्तों। हाँ, तो वन नेशन वन इलेक्शन के लिए 8 मेंबर कमेटी बनाई गई दोस्तों। देखिए क्या पॉइंट है गाइस, देखिए। ठीक है, तो कमेटी टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ द वन नेशन वन इलेक्शन दोस्तों। ठीक है, तो ये बेटा कमेटी बनाई जा रही है कि क्या पॉसिबिलिटी है कि हमारे देश में एक इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन हो सकता है गाइस। ठीक दोस्तों, इस कमेटी किसने बनाया है? गवर्नमेंट बनाया है बेटा। इस कमेटी में 8 मेंबर है दोस्तों, और इस कमेटी को लीड करेंगे बेटा कौन? तो हमारे देश के फॉर्मर राष्ट्रपति जी रामनाथ कोविंद जी दोस्तों। देखिए, तो अवर फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद जी बेटा इस कमेटी को लीड करेंगे। आपके सामने इंफॉर्मेशन है। तो भारत सरकार ने कमेटी बनाई है दोस्तों वन नेशन वन इलेक्शन की पॉसिबिलिटी के लिए। इस कमेटी में 8 मेंबर दोस्तों हैं। इसमें गाइस कांग्रेस के जो लीडर हैं ये चौथे ये क्या नाम है उनका, मैं नाम भूल जाता हूँ। तो छोड़ो, अच्छा छोड़ो। तो 8 मेंबर्स कमेटी दोस्तों, इतना याद रखो बस। हाँ, तो एक पॉइंट हमारे पास ये है दोस्तों, कौन लीड करेगा, कितने मेंबर है दोस्तों इसमें, किसने कमेटी बनाई है, क्यों बनाई है, सारे रीजन आपके सामने यहाँ पे हैं। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं और दोस्तों बात करते हैं आपसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन की। देखो, अबाउट द वन नेशन वन इलेक्शन गाइस, इसका बेटा मतलब क्या है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस अ बिल on one nation one election which envisages simultaneously election of the Lok Sabha and the all state assembly either on a single day or within a specific time frame दोस्तों। तो कहने का मतलब दोस्तों सिंपल सा है कि भाई लोकसभा के साथ सारे स्टेट के जो विधानसभा इलेक्शन है वो साथ में हो जाए दोस्तों। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारे सामने हो गया है। नहीं खड़गे जी नहीं यार, वो यार चौधरी कौन से हैं वेस्ट बंगाल के, वो भी हैं इसमें, जो काफी उठते बैठते रहते हैं पार्लियामेंट में, उनकी ये बात कर रहे हैं दोस्तों। हाँ हाँ, अधीर रंजन चौधरी, हाँ बिल्कुल सही। विराज आप यहाँ क्लास में हैं? चलिए, तो अधीर रंजन चौधरी जी भी इस मेंबर हैं इसमें। ठीक है, बहुत अच्छे लगते हैं लीडर मुझे, काफी फिट भी हैं वो, है ना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं भाई लोग, चलिए नेक्स्ट पॉइंट गाइस। तो नेशनल अफेयर्स में हमारी पहली इंफॉर्मेशन, हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो चाहती है कि हमारे देश में वन नेशन वन इलेक्शन हो। इसके लिए 8 मेंबर कमेटी बनाई गई दोस्तों। इस कमेटी को लीड करेंगे हमारे फॉर्मर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़े। अब हमारी नेक्स्ट इंफॉर्मेशन दोस्तों, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात करते था, टू अनवील द एडॉप्ट हेरिटेज 2.0। ठीक है, इंडियन हेरिटेज एप्लीकेशन एंड एज वेल एज ई परमिशन पोर्टल दोस्तों। ठीक है, यानी 3 चीजें यहां पर हैं गाइस। तो बेटा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने नई दिल्ली में 3 चीजें लॉन्च की दोस्तों। पहला बेटा क्या, एडॉप्ट हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम, दूसरा है इंडियन हेरिटेज एप्लीकेशन, और तीसरा है ई परमिशन पोर्टल। हम इन तीनों के बारे में आपसे बात करेंगे, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है अडॉप्ट हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम दोस्तों। गाइस देखिए, तो बेटा क्या क्या है, अडॉप्ट अ हेरिटेज 2.0 गाइस। बेटा इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब तभी आप समझ पाओगे जब आपको अडॉप्ट अ हेरिटेज प्रोग्राम याद होगा दोस्तों। आई थिंक ये 2017 की बेटा बात है, 17 की दोस्तों। हाँ 17 पे बात है जब ये स्कीम बेटा आई थी। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने दोस्तों हमारे देश में जो बेटा कॉर्पोरेट कंपनीज हैं इनसे क्या बोला था कि आपको हमारे देश में जो हेरिटेज साइट्स हैं उनको अडॉप्ट करना चाहिए। यानी दोस्तों मैंने आपको बताया पहले भी कि हर प्राइवेट कंपनी को, हर गवर्नमेंट कंपनी को अपने प्रॉफिट का 2% कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे खर्च करना होता है। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने क्या बोला कि भाई जो पैसा आप खर्च करो यहाँ खर्च कर दो। यानी कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनसे क्या बोला गया कि आप जो हमारी ये जो साइट्स हैं इनको आप अडॉप्ट कर लो दोस्तों। और गाइस इस पर काफी बवाल बना था। इस पे लोगों ने बोला था कि मतलब बेच दिया, लाल किला बेच दिया, ये बेच दिया, आपको शायद याद होगा। तो ये क्या है, ये अडॉप्ट हेरिटेज स्कीम के अंतर्गत है दोस्तों। ये कोई बेचा वेचा नहीं गया दोस्तों, भाई सिंपल सी बात है। जैसे मान लो मेरी कंपनी गाइस, अब मुझे लगता है बेटा क्या कि यार लाल किला है, अगर लाल किला को मैं देख रेख करूं, भाई मैंने ले लिया गवर्नमेंट से,
अब उसकी सारी जगह मैं कर रहा हूं भाई, साफ सफाई, पेंटिंग वेंटिंग डेंटिंग सब। तो जो उससे टिकट आ रहा है भाई, उसका पैसा मैं ही लूंगा दोस्तों। तो ये वाली बात थी गाइस। हाँ देखिए क्या बेटा पूरा मुद्दा देखिए। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया दोस्तों हैज लॉन्च द अडॉप्ट हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम। ठीक, इंडियन हेरिटेज एप्लीकेशन और ई परमिशन पोर्टल। कहा दोस्तों? दिल्ली में दोस्तों। हाँ ठीक है। तो तीन चीजें लॉन्च हुई हैं, अडॉप्ट हेरिटेज प्रोग्राम 2.0, इंडियन हेरिटेज एप्लीकेशन और ई परमिशन पोर्टल दोस्तों। ये तीन चीजें लॉन्च हुई है बेटा। ठीक है, देखो क्या बोला गया। देखो दोस्तों, द अडॉप्ट हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम इज अ रिवाइज वर्जन ऑफ द 17 स्कीम। दोस्तों मैंने क्या बोला था कि भैया जो अडॉप्ट अ हेरिटेज स्कीम आई थी वो पहली बार 17 में आई थी, अब ये उसका अपग्रेड वर्जन है, अडॉप्ट हेरिटेज 2.0। ठीक है, देखो क्या बोला गया। तो इट इनवाइट्स कॉर्पोरेट स्टेक होल्डर्स टू यूज देयर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड टू इनहेंस द एमिनिटीज एट ओवर 3600 प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट अक्रॉस द इंडिया। दोस्तों तो बेटा इसका मतलब क्या है? तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बेटा क्या बोलती है, हमारे देश के कॉर्पोरेट जो कंपनीज है कि आप जो अपना पैसा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे खर्च करते हो, वो पैसा आप यहां पे खर्च करो। यानी बेटा आप लोग क्या करो, आप लोग हमारे देश में करीब 3600 मॉन्यूमेंट साइट्स हैं, इनको अडॉप्ट कर लो और यहां पर अपने पैसे खर्च करो फॉर द टू एनहांस एमिनिटीज, जिससे हमारे देश में टूरिज्म बढ़ेगा। दोस्तों तो ये मुद्दा है गाइस, मतलब प्राइवेट सेक्टर को यहाँ पे इन्वॉल्व किया जा रहा है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ बेटा हम क्या बात कर रहे थे कि जो कॉर्पोरेट है उनको इन्वाइट करना कि आप लोग जो हमारे हेरिटेज साइट्स है उनको अडॉप्ट कीजिए, अपना पैसा लगाइए, एमिनिटीज बढ़ाइए ताकि हमारे देश में टूरिज्म बढ़े। तो ये पॉइंट दोस्तों हमारे पास है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अच्छा दोस्तों, तो यहां पे दोस्तों यहां पे दोस्तों आपने क्या पढ़ लिया, आपने पढ़ लिया यहां पे गाइस अडॉप्ट हेरिटेज, अडॉप्ट अ हेरिटेज 2.2 दोस्तों, ये बेटा आपने पढ़ लिया। ठीक है, लेकिन दोस्तों अभी क्या है, अभी हेरिटेज एप्लीकेशन बाकी है ना हमारा, ये वाला दोस्तों देखो यहाँ पे क्या लिखा था, यहाँ पे इंडियन हेरिटेज एप्लीकेशन। दो ये बेटा क्या है दोस्तों, ठीक है सुन लीजिए, कुछ पढ़ना इसमें नहीं है। तो इंडियन हेरिटेज एप्लीकेशन दोस्तों, हमारे देश में 3600 जो बेटा जगहें हैं, ये एप्लीकेशन है दोस्तों। तो हमारे देश में जितने भी हेरिटेज साइट हैं उनके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन, उनकी हिस्ट्री, वहां तक हम कैसे पहुंचे, ये सब इंफॉर्मेशन में दी गई बेटा। यानी कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको घूमना है कहीं पे, आपको बताने की ये प्लेस कहां पर है, कैसे मुझे जाना है, तो गाइस आप इंडियन हेरिटेज एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, वहां पर आपको बेटा हमारे देश के 3600 हेरिटेज साइट्स के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी बेटा। ठीक गाइस, एक और था बेटा क्या, एक था आपका ई परमिशन पोर्टल। देखो गाइस ये बेटा क्या है, ई परमिशन पोर्टल। गाइस बेटा ये क्या है दोस्तों, देखिए दोस्तों हमारे देश में ऐसे बहुत सारे साइट्स हैं जो थोड़े सेंसिटिव हैं, जहां पर फोटोग्राफी या तो मना है या तो आपको गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा दोस्तों। तो भाई हमारे देश में ऐसे साइट्स जहां पर आप फोटोग्राफ नहीं ले सकते हो, ये आपको अप्रूवल चाहिए बेटा, तो आपको ई परमिशन पोर्टल से पहले आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से अप्रूवल लेना पड़ेगा। जब वहां से बेटा आपको मिलेगा अप्रूवल, तब आप लोग उस साइट पर फोटो खींच सकते हैं। तो ये भी पॉइंट है गाइस। तो बेटा तीन चीजें लॉन्च हुई हैं, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने हमारे देश में तीन चीजें लॉन्च की हैं। पहला एडॉप्ट हेरिटेज 2.0 स्कीम, दूसरा इंडियन हेरिटेज एप्लीकेशन दोस्तों, और तीसरा ई परमिशन पोर्टल। इन तीनों का बेटा काम मैंने आपको समझा दिया है। आई होप गाइस कि आपको चीजें क्लियर है। एडॉप्ट हेरिटेज स्कीम पहली बार 17 में लॉन्च हुई थी और अब 23 में लॉन्च हुई है, बट 2.0 प्रोग्राम। इसका ऑब्जेक्टिव बेटा कॉर्पोरेट सेक्टर को इनवाइट करना कि आप लोग अपने फंड लगाइए और हमारे देश में जो 3600 हेरिटेज साइट्स हैं उनको मतलब एमिनिटीज बढ़ाइए उसमें दोस्तों। क्लियर गाइस? ठीक है भाई लोग, आगे बढ़े हम लोग। तो यहाँ पे दोस्तों हमने आपको सारी इंफॉर्मेशन दे दी दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। चलिए गाइस, तो नेशनल न्यूज में न्यूज नंबर 3 की बात करें भाई। हाँ तो यहाँ पे गाइस हमारे पास आपके लिए इंफॉर्मेशन क्या है, फर्स्ट इंडिया मेड न्यूक्लियर प्लांट बिगिन इन द फुल कैपेसिटी, पीएम साइंस विशेष दोस्तों। ठीक है, तो भारत में निर्मित पहला परमाणु संयंत्र पूरी क्षमता से शुरू कर दिया गया, प्रधानमंत्री जी ने शुभकामनाएं दी दोस्तों। तो फर्स्ट इंडियन मेड गाइस, मतलब भारत ने खुद बेटा बनाया दोस्तों, वो सिंपल सी बात है। पहले के टाइम पे दोस्तों जब न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात थी गाइस, तो हम रशिया पर और अमेरिका पे निर्भर थे। हमारे देश में रशिया ने और अमेरिका ने पावर प्लांट बनाए हैं,
यानी गाइस हमारे पास अपना कोई मतलब ऐसा टेक्निक था नहीं, लेकिन बाद में दोस्तों हमने खुद अपनी टेक्निक डेवलप की है। तो भारत का खुद से बना, खुद से निर्मित पहला न्यूक्लियर प्लांट दोस्तों, ये अपनी पूरी कैपेसिटी पर शुरू हो चुका है गाइस। देखिए गाइस तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन क्या है यहाँ पे, देखिए तो इन्फॉर्मेशन क्या है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंसमेंट किया है द कमेंसमेंट ऑफ फुल कैपेसिटी ऑपरेशन एट इंडियाज लार्जेस्ट domestically built 700 megawatt nuclear power plant located at the ककरापर इन गुजरात दोस्तों। ठीक है यानी भाई लोग यहां पर हम क्या बात कर रहे हैं, हम किस पावर प्लांट की बात कर रहे हैं, तो गुजरात में बेटा हमारे पास ककरापर पावर प्लांट है जिसकी क्षमता 700 मेगावाट दोस्तों है। ये भारत का सबसे बड़ा और खुद से बनाया पावर प्लांट है दोस्तों। तो इसने अपनी पूरी कैपेसिटी से काम करना शुरू कर दिया है दोस्तों। आप बोलेंगे सर एक बात बताइए, जून मंथ में आपने हमें सेम इंफॉर्मेशन पढ़ाई थी, जून मंथ में आपने सेम यही पढ़ाया था, फिर आप यही पढ़ा रहे हो। देखिए दोस्तों सच्चाई ये है कि जून मंथ में काम शुरू हो गया था, लेकिन दोस्तों ये पावर प्लांट अपना केवल 90% जो क्षमता थी वो यूज कर रहा था बेटा। अब ये 100% हो गई गाइस। तो ध्यान सुनिए बेटा, तो हमारे देश के पीएम मोदी जी ने शुभकामनाएं दी है बेटा, क्या कि हमारे देश का पहला खुद से बना और सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट जिसकी क्षमता है 700 मेगावाट, इसने 100% कैपेसिटी पे काम करना शुरू कर दिया बेटा। नाम क्या है, ककरापर इन गुजरात दोस्तों इसका प्लांट नाम। ठीक है देखिए भाई पूरी इंफॉर्मेशन, तो इनिशियली द ककरापर एटॉमिक पावर प्लांट जो है बेटा स्टार्टेड कमर्शियल ऑपरेशन ऑन 30 जून बट वाज ऑपरेटिंग एट 90% कैपेसिटी गाइस। देख लीजिए दोस्तों क्या बोला गया कि इसके पहले इसने जून में काम शुरू कर दिया था, लेकिन इसने केवल 90% कैपेसिटी से काम किया था, लेकिन अब ये 100% कैपेसिटी काम कर रही है दोस्तों। ठीक, और इसमें क्या है गाइस, अच्छा दोस्तों क्या बेटा बोला गया कि न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तो ये बेटा रिस्पॉन्सिबल बॉडी है जिसने से बनाया दोस्तों, हाँ जिसने इस पावर प्लांट को बनाया है। तो न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ये वो कंपनी है जिसने इस प्लांट को बनाया था। तो यहाँ पे हमारी इंफॉर्मेशन का देख लीजिएगा। ठीक दोस्तों, फिर देखिए यहाँ पे, तो बेटा हम लोग क्या बात कर रहे हैं बेटा, हम लोग बात कर रहे हैं कि हमारे देश का डोमेस्टिकली दोस्तों बिल्ट, डोमेस्टिकली बिल्ट गाइस एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है गाइस जिसका नाम क्या है, ककरापर पावर प्लांट। कहां पे दोस्तों, गुजरात में है। तो इसने अपने 100% कैपेसिटी से काम करना शुरू कर दिया बेटा, और इसकी क्षमता है 700 मेगावाट, 700 मेगावाट दोस्तों। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है बस, और इसमें कोई और पॉइंट एक्स्ट्रा नहीं है। हाँ, ये न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड दोस्तों, ये वो कंपनी है जिसने से बनाया पूरा दोस्तों। हाँ, तो ऐसे याद करिएगा इस, तो यहां पर इंफॉर्मेशन की हम बात करें तो वो क्लियर करते हैं गाइस, आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे इनॉग्रेशन की दोस्तों। ठीक है, इनॉग्रेशन भाई पहली इंफॉर्मेशन देखिए, श्री पुरुषोत्तम रूपाला laid the foundation stone for the establishment of the multi-purpose seaweed park दोस्तों। ध्यान से भाई दोस्तों, तो हमारे देश के जो मिनिस्टर हैं पुष्पम रूपाला बेटा, इन्होंने बहुद्देशीय समुद्री शैवाल पार्क की स्थापना के लिए आधारशिला रखी दोस्तों। यानी कि हम लोग समुद्री शैवाल पार्क की बात कर रहे हैं। ये पार्क वाले क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा आते हैं दोस्तों। हाँ, हम लोग बेटा क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे मल्टीपर्पज सीविड पार्क की बात कर रहे हैं, मल्टीपर्पज सीविड पार्क दोस्तों। आप बोलेंगे सर शैवाल से क्या होता है, बेटा शैवाल से बहुत होता है, शैवाल से चारा बनता है, शैवाल से मेडिसिन बनती है, शैवाल पूरा इकोसिस्टम होता है दोस्तों। तो समुद्री शैवाल पार्क की बेटा हम बात करेंगे, ऐसा ध्यान सुनना मेरी बात दोस्तों, क्या बोलना है। तो श्री पुरुषोत्तम रूपाला बेटा, ये कौन है बेटा, ये मिनिस्टर ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग के पास दोस्तों है। ठीक, लेट द फाउंडेशन स्टोन, ठीक, फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मल्टीपर्पज सीविड पार्क दोस्तों। कहां पे गाइस, तो बेटा ये आपका स्टेट तमिलनाडु है बेटा, देखिए स्टेट तमिलनाडु, डिस्ट्रिक्ट है बेटा आपका क्या, डिस्ट्रिक्ट आपका है रामनाथपुरम। ठीक है, इस रामनाथपुरम बेटा। ठीक, वहां पे क्या है, थोड़ी, थोड़ी एक प्लेस है बेटा, वहां पे बेटा क्या है, वहां पर एक जगह और है जिसका नाम बेटा क्या है, वल्मापुर, वल्मावुर दोस्तों, वल्मावुर। देखिए आप बोलेंगे सर कैसे याद करें, देखिए दोस्तों मैं हूं यूपी का, यूपी मिर्जापुर का दोस्तों। गाइस मिर्जापुर में हमारा जो प्लेस है जहां मेरा घर है, जंगी रोड। अब जंगी रोड बेटा कहां पर, नटवा चौराहा, ये समझ रहे हैं ऐसे दोस्तों। तो स्टेट बेटा क्या आपका तमिलनाडु, डिस्ट्रिक्ट बेटा क्या आपका रामनाथपुरम, वहां बेटा प्लेस कौन सा आपका है, प्लेस है थोंडी। थोंडी बेटा कहां पे जगह है, उसका नाम है वल्मावुर,
तो वल्मावुर, थोंडी, रामनाथपुरम और तमिलनाडु दोस्तों। तमिलनाडु स्टेट है, रामनाथपुरम दोस्तों डिस्ट्रिक्ट है, थोंडी एक प्लेस है दोस्तों, एरिया है, वहां पे बेटा वल्मावुर एक जगह है दोस्तों। तो वहां कैसे ये बन रहा है, पार्क बन रहा है, ठीक है, वहां ये पार्क बन रहा है। मल्टीपर्पज सीवेज पार्क, भारत का पहला सीवेज पार्क दोस्तों ये होगा, ठीक है। तो हमारे देश के मिनिस्टर जो हैं पुरुषोत्तम रूपाला जी बेटा, तो इन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा है बेटा इसका, तो मल्टीपर्पज सीवेज पार्क का कहां पे दोस्तों, तमिलनाडु, रामनाथपुरम, थोंडी, वल्मावुर दोस्तों वहां पे, ठीक है। आगे बढ़ते देखिए, द पार्क इज बीइंग सेटअप बाय द सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट एट अ कॉस्ट ऑफ द 10 CR दोस्तों, ठीक है। तो बेटा ये पार्क जो है, ये पार्क बनाया जाएगा बाय द सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, और बेटा कॉस्ट इसकी 10 करोड़ रुपीज आएगी दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए, it will focus on the cultivation of the seaweed, which has a wide range of the application including food, feed, fertilizer and the medicine. यानी कि इससे फूड बनता है, चारा बनता है, इससे मेडिसिन बनती है और भाई इससे खाद बनता है। तो इन सब के लिए बेटा सीवीड इज वेरी एसेंशियल। तो ये पॉइंट आपको हम समझा रहे हैं भाई लोग, ध्यान से लेना, ठीक है। देखिए, तो बेटा हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, हम लोग पढ़ रहे हैं कि पुरुषोत्तम रूपाला बेटा, ठीक है, इन्होंने फाउंडेशन स्टोन बेटा रखा हमारे देश का पहला मल्टीपर्पज सीवेज पार्क दोस्तों, मतलब समुद्री शैवाल पार्क बेटा कहां पे, तो तमिलनाडु स्टेट है हमारा, ठीक है। वहां पे रामनाथपुरम डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों, वहां पे थोंडी एक प्लेस है गाइस, वहां पे वल्मापुर एक जगह है, वहां पे ये बनेगा दोस्तों, ठीक है। तो सेंट्रल मरीन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो बेटा इसको बना रही है। कॉस्ट बेटा कितनी है इसकी, कॉस्ट है इसकी 10 करोड़ रुपए, 10 करोड़ दोस्तों, ठीक है। यही पॉइंट हमारे पास है। अब जो सीवीड का काम बेटा कहां पर होता है, तो खाने के लिए होता है, फर्टिलाइजर के लिए होता है, चारा के लिए बेटा होता है और मेडिसिन के लिए बेटा होता है, इसीलिए ये पार्क दोस्तों बनाया जा रहा है। एक पॉइंट गाइस हमारे पास ये, ठीक है। आगे बढ़े, अब स्पोर्ट्स को करते हैं भाई। तो स्पोर्ट्स में हमारे पास आपके लिए बेटा पहली इंफॉर्मेशन देखिए दोस्तों गाइस, तो मैक्स वर्स्टैपन ने बवाल काट दिया भाई। तो मैक्स वर्स्टैपन विन द रिकॉर्ड 10th स्ट्रेट रेस विद द इटालियन फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स दोस्तों फार्मूला 1 कार रेस गाइस, पूरे साल भर में इसमें कई सारे बेटा मैच होते हैं दोस्तों। अब तक ये रिकॉर्ड क्या था दोस्तों, ये रिकॉर्ड था बेटा किस पास, सेबेस्टियन वेटल के पास। बेटा 2013 में सेबेस्टियन वेटल ने एक फार्मूला 1 सीरीज में कॉन्टिन्यूअस 9 मैच जीते थे, 9 मैच, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड था दोस्तों। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया किसने, मैक्स वर्स्टैपन ने। इन्होंने बेटा 2023 की फार्मूला 1 कार रेस में लगातार अपनी 10वीं जीत हासिल की है, बहुत बड़ी बात है बेटा ये, और आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहां से बनेगा, जरूर बनेगा दोस्तों, हाँ देखिए। तो बेटा मैक्स वर्स्टैपन दोस्तों, ठीक है, ये गाइस इन्होंने रिकॉर्ड कायम किया है अपनी 10वीं स्ट्रेट रेस विद द इटालियन फार्मूला 1 विक्ट्री दोस्तों, ठीक है। तो बेटा आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा, वो कौन सा ड्राइवर है जिसने फार्मूला 1 कार रेस में 10 जीत लगातार हासिल की, आंसर इज मैक्स वर्स्टैपन दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन, मैक्स वर्स्टैपन ने किसका रिकॉर्ड ब्रेक किया, सेबेस्टियन वेटल का इन 13 दोस्तों। सेबेस्टियन वेटल ने बेटा 2013 में ये रिकॉर्ड बनाया था गाइस, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपका ये बेटा बनेगा, ठीक दोस्तों। और अच्छा, 10वीं जीत कौन सी थी, मैक्स वर्स्टैपन की 10th जीत कौन सी बेटा, इटालियन ग्रैंड प्रिक्स, ऐसे भी क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, हाँ देखिएगा इस क्या पॉइंट यहाँ पे, ठीक है। तो मैक्स वर्स्टैपन दोस्तों वन द इटालियन ग्रैंड प्रिक्स, ठीक, टू एक्सटेंड हिज रिकॉर्ड फार्मूला 1 विनिंग स्ट्रीक टू 10 रेसेस दोस्तों। इसका मतलब बेटा कि मैक्स वर्स्टैपन ने अपनी 10वीं लगातार जीत हासिल की, ये इटालियन ग्रैंड प्रिक्स जीते दोस्तों, 10वां कॉन्टिन्यूअस विन है इनका इटालियन ग्रैंड प्रिक्स दोस्तों, हाँ ठीक है। ही सरपासेस सेबेस्टियन वेटल रिकॉर्ड ऑफ द 9 विन इन द 13 दोस्तों, हाँ। तो बेटा 13 के सीजन में सेबेस्टियन वेटल ने दोस्तों ये रिकॉर्ड बनाया था, लगातार 9 जीत हासिल हुए, और अब बेटा इन्होंने रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया दोस्तों, ठीक। आगे बढ़ते हैं गाइस। तो रेड बुल कंप्रहेंसिव विन एट इटालियन ग्रैंड प्रिक्स आल्सो मार्क वर्स्टैपन 12th विक्ट्री ऑफ द ईयर दोस्तों गाइस, और ये दोस्तों इस सीजन की इनकी 12वीं जीत है, मैक्स वर्स्टैपन की इस सीजन की 12वीं जीत है गाइस। तो मैक्स वर्स्टैपन की इस सीजन की 12वीं जीत है और लगातार 10वीं जीत है बेटा। तो एक पॉइंट हमारे पास ये देख लीजिएगा जो हमने आपको समझाया, ठीक गाइस।
तो हमने आपको सारी इंफॉर्मेशन समझा दी है बेटा लोग। अगर आपको देखना है बेटा देख लीजिएगा, सब लोग क्या बोलते हैं। तो मैक्स वर्स्टैपन की बेटा बात कर रहे हैं, इन्होंने 10वीं कॉन्टिन्यूअस अपनी जीत बेटा हासिल की 2023 के सीजन में दोस्तों, और ये अपने आप में बन गया क्या बेटा, वर्ल्ड रिकॉर्ड बेटा बन गया दोस्तों। ठीक है, इन्होंने बेटा सेबेस्टियन वेटल का 2013 में कॉन्टिन्यूअस 9 विन का रिकॉर्ड बेटा ब्रेक किया है दोस्तों। हाँ, ये पॉइंट हमारे पास है। और इस सीजन का बेटा इनका 12वां जीत है बेटा, ये 12वीं विन है दोस्तों। हाँ, 12वीं विन है और 10वीं कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, इस आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, यहां पे गाइस हम लोग बात करेंगे मोहन बागान की। तो मोहन बागान बीट ईस्ट बंगाल टू विन द डुरंड कप टाइटल आफ्टर 23 ईयर दोस्तों। ठीक है, तो मोहन बागान ने दोस्तों क्या बोला गया कि 23 साल के बाद दोस्तों डुरंड कप जीता गाइस, 23 साल के बाद। और इसके लिए बेटा क्या हुआ है, इन्होंने ईस्ट बंगाल को बीट किया है, ईस्ट बंगाल को दोस्तों बीट किया, देख लीजिए यहां पे। ठीक है, तो पूरी इंफॉर्मेशन देखो दोस्तों, हम लोग क्या बात कर रहे हैं, मोहन बागान दोस्तों। हाँ, इसने ईस्ट बंगाल को बीट किया दोस्तों और 23 का डुरंड कप जीत लिया दोस्तों आफ्टर 23 ईयर दोस्तों। तो 23 साल के बाद इनकी हासिल हुई है दोस्तों। अब देखिएगा इस क्या बोला गया, द मैच वॉज प्लेड एट द विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन इन द कोलकाता गाइस। ठीक दोस्तों, यानी आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि डुरंड कप का फाइनल मैच किस स्टेडियम में हुआ, तो बेटा ये कहां पर हुआ, ये हुआ दोस्तों विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन, ये एक स्टेडियम बेटा नाम है इसका, यहां पर दोस्तों ये फाइनल मैच हुआ दोस्तों। ठीक है, दिस इज मोहन बागान 16th डुरंड कप टाइटल एंड देयर फर्स्ट सिंस, अच्छा गाइस, मतलब 2000 के बाद, मतलब 23 साल के बाद इन्होंने अपनी पहली हासिल की गाइस, और ये इनकी 16वीं विन है। तो ये इनकी 16वीं विन दोस्तों है ओवरऑल। ठीक है, देखो ईस्ट बंगाल ऑन द अदर हैंड हैव वन द टूर्नामेंट रिकॉर्ड 16 टाइम दोस्तों। ठीक है, इसका बेटा मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि मोहन बागान और ईस्ट बंगाल दोस्तों, इन दोनों की अब 16 विन दोस्तों हो चुके हैं गाइस। हाँ, तो दिस ईयर टूर्नामेंट वाज अ स्पेशल वन एज इट वाज द 132nd एडिशन ऑफ द कंपटीशन गाइस। तो इस बार 132वां एडिशन था, ये इंफॉर्मेशन आपको दोस्तों दी जा रही है। ठीक है, देखिए तो ध्यान से देखो यहाँ पे क्या बेटा पढ़ना है आपको दोस्तों, तो क्या पढ़ना है गाइस वहां पर देख लीजिए पहली इंफॉर्मेशन। ठीक है, हम लोग क्या बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं डुरंड कप की दोस्तों। ठीक, 132वां एडिशन इस बार था, और दोस्तों ये फाइनल मैच हुआ बेटा किसके बीच में, मोहन बागान और ईस्ट बंगाल के बीच में गाइस, जहां पे मोहन बागान ने हरा दिया बेटा ईस्ट बंगाल को, और 23 साल के बाद आफ्टर 23 इयर्स इनकी पहली जीत बेटा आई है। ठीक है, मोहन बागान की 16वीं जीत थी दोस्तों फाइनल मैच, और इन्होंने भी 16 मैच जीते हैं गाइस, ये इंफॉर्मेशन दोस्तों देख लीजिएगा। ठीक, तो इतनी इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है, फिर देख लो आप लोग। अच्छा, ये कहां पर हुआ, तो विवेकानंद क्रीड़ा नगर दोस्तों कोलकाता में स्टेडियम है जहां पर ये इवेंट फाइनल मैच हुआ। और कुछ पढ़ना है इसमें आपको, देख लीजिए, ये हो गया। ठीक है, ठीक है, ये भी हो गया हमारा। देखिए दोस्तों, अब दोस्तों डुरंड कप दोस्तों, ये कब स्टार्ट हुआ था बेटा, तो ये स्टार्ट हुआ था किस ईयर में, 1888 में दोस्तों। टोटल 24 टीम खेलती है बेटा, सबसे सफल टीम कौन सी है बेटा, ईस्ट बंगाल 16 विन, और इस बार मोहन बागान का भी 16 विन दोस्तों हो गया है ना, तो 16 टाइटल ईच। ठीक है, और 2023 का विनर बेटा 22 की बात है वो है, तो 22 में बेंगलुरु इसका विनर था, बेंगलुरु एफसी। तो ये एक साल पहले की बात दोस्तों हो रही है। ठीक है, चलेगा इस आगे बढ़ते हैं, और हमारा टाइम तो खत्म हो चुका है अभी। कोई क्वेश्चन ठीक है, कंप्लीट। ठीक है, अवार्ड एंड ऑनर की इस बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे। देखिए, तो अवार्ड एंड ऑनर में विशाल सर आ चुके हैं, एक बार आइए सामने जाइए। विशाल सर हमारे वो टाइम के पक्के इंसान हैं, और मैं इनसे हमेशा सीखता हूँ कैसे मोटिवेट रहे हमेशा। तो सर बस अभी 2 मिनट में लूंगा। आप आराम से पढ़ाओ सर, मैं आराम से बेटा कंप्लीट हो जाए उसी के बाद स्टार्ट करें क्लास, ठीक कंप्लीट है, करिए आप सर। थैंक यू सर। गाइस आगे बात करेंगे अवार्ड्स एंड ऑनर की दोस्तों बात करेंगे। देखिए यहाँ बेटा पहली इंफॉर्मेशन क्या है, डॉक्टर शांता थॉथम, ठीक, ऑनर्ड विद द वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड एट ब्रिक्स दोस्तों। ठीक है, ध्यान से, डॉक्टर शांता थॉथम बेटा, इन्हें ब्रिक्स में विश्व नवाचार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दोस्तों। ध्यान से मेरी बात सुनना गाइस। हाँ देखो गाइस क्या लिखा है, तो बेटा तेलंगाना की ये पहली महिला चीफ इनोवेशन ऑफिसर है। तेलंगाना गवर्नमेंट जो है बेटा वो चीफ इनोवेशन ऑफिसर अपॉइंट करते हैं।
तो तेलंगाना की पहली महिला चीफ इनोवेशन ऑफिसर शांता थौतम दोस्तों, ठीक है। इन्हें सम्मानित किया गया है वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से दोस्तों। कहां बेटा? एज द फर्स्ट ब्रिक्स इनोवेशन फोरम हेल्ड एट द मॉस्को रशिया दोस्तों, ठीक है। तो मॉस्को रशिया में इनको ये अवार्ड मिला गाइस। फिर से मेरी बात समझ लो, तेलंगाना की पहली महिला चीफ इनोवेशन ऑफिसर है, नाम है शांता थौतम दोस्तों। तो इनको गाइस क्या मिला है? इन्हें वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड मिला है। कहां पे? रशिया में दोस्तों। पहला ब्रिक्स इनोवेशन फोरम वहां पर हो रहा था, पहला ब्रिक्स इनोवेशन फोरम रशिया में हो रहा था, जहां पे इनको ये अवार्ड मिला गाइस। ये अच्छी इंफॉर्मेशन है, एग्जाम में आ सकती है बेटा, क्योंकि ब्रिक्स की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। क्या बोला गया? द अवार्ड इज गिवन फॉर द आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 दोस्तों। गाइस आपको मैंने पढ़ाया है कि यूनाइटेड नेशन का एक ऑब्जेक्टिव है कि 2030 तक हमें अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हासिल करने हैं दोस्तों। और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 है गाइस, मतलब 17 टाइप के गोल है गाइस। इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 के लिए अवार्ड मिला है दोस्तों। तो बेटा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो ये अवार्ड होता है, ये होता है फॉर द क्वालिटी एजुकेशन। अगर मान लो एग्जाम में आए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 क्या है, तो 4 गाइस ये क्वालिटी एजुकेशन के लिए है गाइस। तो बस कहने का मतलब शांता थौतम बेटा, इन्हें ये अवार्ड मिला था फॉर द क्वालिटी एजुकेशन के लिए, जो इनके काम थे उसके लिए गाइस। तो ध्यान सुनना मेरी बात, फिर से एक बार देख लो। तो तेलंगाना की पहली महिला चीफ इनोवेशन ऑफिसर है शांता थौतम। इन्हें मिला है दोस्तों क्या? वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड। कहां पे? पहले ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में, जो मॉस्को में हुआ दोस्तों। और ये अवार्ड इनको मिला है फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 के लिए। तो ऐसे पढ़ना है बेटा बस आपको, ठीक है गाइस, क्लियर? +1 करते जाओ भाई, सब लोग +1 करते जाओ। हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों और बात करेंगे आपसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, समिट एंड कॉन्फ्रेंस गाइस। देखिए पहली इंफॉर्मेशन, दूसरा एडिशन ऑफ द नेवल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 23 बिगिन दोस्तों, ठीक है दोस्तों। यहां पे हम नेवल कमांडर्स की बात कर रहे हैं, नेवल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस दोस्तों। तो हमारे देश में नेवी का कमांडर कॉन्फ्रेंस होता नहीं था बेटा, तो ये इस साल से शुरू हुआ है दोस्तों। और ये इस साल का दूसरा कॉन्फ्रेंस गाइस है। क्या है पूरी इंफॉर्मेशन देखिए दोस्तों। तो क्या बेटा लिखा गया कि नेवल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ये दूसरा एडिशन है गाइस। और ये कहां बेटा हो रहा है? दिल्ली में हो रहा है। पहला कब बेटा हुआ था? द फर्स्ट एडिशन वॉज कंडक्टेड ऑन बोर्ड आईएनएस विक्रांत इन द मार्च 23 गाइस टू होम। तो बेटा जब हमने अपना आईएनएस विक्रांत ऑन बोर्ड किया था, तब पहला कॉन्फ्रेंस हुआ था। और अब बेटा दूसरा कॉन्फ्रेंस, तो नेवल कमांडर कॉन्फ्रेंस का दूसरा एडिशन, और ये दिल्ली में दोस्तों हो रहा है। पहला एडिशन कब हुआ था दोस्तों? तो जब आईएनएस विक्रांत हमने ऑन बोर्ड किया था, तो पहला कॉन्फ्रेंस हुआ था दोस्तों। तो मार्च में हुआ था, ये पॉइंट देख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई लोग, नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पे दोस्तों क्या लिखा है। सिंधिया जी ने इनॉग्रेट किया है दोस्तों इंटरनेशनल एरोस्पेस कॉन्फ्रेंस। इंटरनेशनल एरोस्पेस कॉन्फ्रेंस दोस्तों, इंटरनेशनल एरोस्पेस कॉन्फ्रेंस गाइस। देखिए पूरी इंफॉर्मेशन क्या है, सिंपल सी है देखो। तो इंटरनेशनल एरोस्पेस कॉन्फ्रेंस की बेटा बात कर रहे हैं, इतना पढ़ना है बस आपको, ये थीम छोड़ देना। इंटरनेशनल एरोस्पेस कॉन्फ्रेंस ये आपका ग्वालियर एमपी में हुआ, ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एंड द कन्फेडरेशन ऑफ द इंडियन सोसाइटी। ये पॉइंट बस इंपॉर्टेंट है बेटा आपके लिए, बस ये, ठीक है। तो इंटरनेशनल एरोस्पेस कॉन्फ्रेंस की हम बात कर रहे हैं। इंटरनेशनल एरोस्पेस कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल एरोस्पेस कॉन्फ्रेंस कहां पर? ग्वालियर में हुआ दोस्तों। ऑर्गेनाइज्ड बाय द सिविल एविएशन मिनिस्ट्री एंड कन्फेडरेशन ऑफ द इंडियन सोसाइटी गाइस। किसने उद्घाटन किया? सिंधिया जी ने किया बेटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई लोग, नेक्स्ट पॉइंट ऑबिचुरीज गाइस। वन ऑफ माय फेवरेट बॉलर दोस्तों, फॉर्मर जिम्बाब्वे कैप्टन हीथ स्ट्रीक पास्ड अवे दोस्तों। हीथ स्ट्रीक गाइस ये मतलब जितने बड़े बॉलर थे, कभी इनका नाम उतना हो नहीं पाया, क्योंकि ये जिम्बाब्वे की पॉलिटिक्स में फंस गया था गाइस। हीथ स्ट्रीक काफी अच्छे बॉलर थे दोस्तों अपने टाइम में। तो बेटा हीथ स्ट्रीक दोस्तों ये 2005 में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिए थे, और फिर ये कोच थे गाइस। लेकिन कैंसर बाद में हो गया और इनकी मृत्यु दोस्तों हो गई, ठीक है। देखिए पूरी इंफॉर्मेशन। तो फॉर्मर जिम्बाब्वे कैप्टन हीथ स्ट्रीक पास्ड अवे आफ्टर बैटिंग कैंसर दोस्तों, ठीक है। तो स्ट्रीक हैड एन इंप्रेसिव क्रिकेट करियर विद 65 टेस्ट एंड द 189 वनडे दोस्तों। तो ये आपको ये नहीं पढ़ना होता। तो बेटा जिम्बाब्वे टीम के फॉर्मर कैप्टन थे, नाम था बेटा हीथ स्ट्रीक। इनका निधन हो गया कैंसर की वजह से। तो ये एक इंफॉर्मेशन आपके सामने गई है, ठीक है। और ये सब नहीं पढ़ना आपको होता है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, देखो स्ट्रीक ट्रांजिशन इनटू कोचिंग रोल्स आफ्टर रिटायरिंग इन 2005, यानी गैस इनका रिटायरमेंट 2005 में हो गया था। एक इंफॉर्मेशन आपके लिए गैस, ठीक दोस्तों। आगे बढ़ते हैं,
डेज की बात कर ले हम लोग, तो गाइस 5 सितंबर हम लोग इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी भी मनाते हैं। मतलब टीचर्स डे तो है, लेकिन आज इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी भी है। विशाल सर, जी सर। क्यों, पता है आपको ये चीज? नो सर। इनकी इमेज है यहाँ पर, तो इनकी डेथ एनिवर्सरी को हम लोग मनाते हैं एज अ इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी। तो 5 तारीख को मदर टेरेसा का डेथ बेटा हुआ था। ठीक है, आप देख लीजिए यहाँ पे। तो 5 सितंबर को बेटा हम क्या मनाते हैं? इंटरनेशनल चैरिटी डे मनाते हैं दोस्तों। ठीक, इसकी थीम भी है बी काइंड एंड मर्सीफुल। बी काइंड एंड मर्सीफुल थीम बेटा इसकी है। और ये दोस्तों 2012 से हमने शुरू किया दोस्तों, हाँ 12 से, टू कमेमोरेट द डे ऑफ पासिंग अवे टू ऑफ ग्रेट मिशनरी मदर टेरेसा दोस्तों। तो गाइस मदर टेरेसा का जो डेथ मतलब दिन था, डेथ वाला, उस दिन को हम लोग इंटरनेशनल चैरिटी डे मनाते हैं दोस्तों। और 2012 से हमने शुरू किया है। ये आपके एग्जाम में कई बार आ चुका है, इसलिए 12 से याद रखना दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई लोग। यहां पर हमने आपको रिवीजन करने के लिए डेज की लिस्ट दी है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अब गाइस माय लास्ट इंफॉर्मेशन स्टेट की दोस्तों, देखिए यहाँ पे। तो गाइस क्या लिखा है कि नागालैंड बिकम द फर्स्ट स्टेट इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन टू इनिशिएट आधार लिंक्ड बर्थ रजिस्ट्रेशन दोस्तों। ठीक है, तो बेटा नॉर्थ ईस्ट में नागालैंड जो है वो बेटा पहला स्टेट बन गया है जहां पर आपका बर्थ सर्टिफिकेट बच्चों का आधार कार्ड से लिंक हो जाएगा दोस्तों। बर्थ सर्टिफिकेट आधार नंबर से लिंक दोस्तों हो जाएगा। इसका मतलब इसका मतलब भाई देखिए, तो बेटा नागालैंड जो है ये पहला स्टेट बना है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का जो बेटा आधार लिंक्ड बर्थ रजिस्ट्रेशन शुरू कर रहा है दोस्तों। भाई इसका मतलब क्या है दोस्तों? भाई आपको अपना बर्थ सर्टिफिकेट नंबर याद नहीं रहता है, लेकिन आधार नंबर डालेंगे भाई किसी भी साइट पर तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट आ जाएगा दोस्तों। सिंपल सा पॉइंट है। ठीक है इसको, तो गाइस तो यहाँ पे बस वही बोला गया है कि 0 से लेके 5 साल तक के बच्चों के लिए अलाउड है। बस 0 से लेके 5 साल तक के बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट है, उसको आधार नंबर से लिंक कर दीजिए। यानी गाइस इन बच्चों का आधार नंबर भी होना चाहिए, तभी इन बच्चों का आधार नंबर भी होना चाहिए। तो आधार नंबर को बर्थ सर्टिफिकेट से लिंक किया जा रहा है गाइस। 0 से 5 साल के बच्चों का, बस इतनी इंफॉर्मेशन गाइस हमारे पास है और इसमें कुछ पढ़ना नहीं है दोस्तों। नागालैंड कैपिटल कोहिमा, निफ्यूरियो सीएम, ला गणेशन गवर्नर और इंटाकी नेशनल पार्क बेटा यहाँ पे नेशनल पार्क हमारा है दोस्तों। तो ये रही हमारी आज की इंफॉर्मेशन। विशाल सर प्लीज। अब दोस्तों विशाल सर के जो चौड़े कंधे हैं उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं क्लास की और हम लोग पढ़ेंगे सर अब क्या एडिटोरियल पढ़ेंगे। सर आप थोड़ा सा डिस्कशन करिए, मैं तब तक लगा दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी क्लास यहाँ पर खत्म हो जाएगी और आज 9:30 पर एमसीक्यूज होगा नहीं। अब जो मेरी क्लास आपको मिलेगी सीरीज में वो मिलेगी 12 बजे से। 12 बजे से 2 बजे तक हम लोग बात करने वाले हैं अगस्त मंथ एमसीक्यूज की। यहाँ विशाल सर अपना स्लाइड लगा देंगे, उसके बाद हम लोग फिर विदा लेंगे आपसे। ठीक है दोस्तों, अब एक चीज का डाउट मुझे विशाल सर है अभी, ये क्लास हमें अलग से भी लगवानी है, तो स्टॉप तो होगा नहीं है? स्टॉप तो रिकॉर्ड हो जाएगा ना, रिकॉर्डिंग हाँ, होगा। अच्छा वो जो रिकॉर्ड हुआ उसको लगाना है अलग से। मैं से वो स्टॉप कर हाँ, दे रहा हूँ। नहीं नहीं मैं स्टॉप